यूपीएससी का एग्जामिनर अगर पेपर लीक कर दे प्री 2026 का तो कैसा रहेगा। कुछ टॉपिक्स कुछ क्वेश्चन ऐसे आपको पता चल जाए जो एग्जामिनेशन में आने वाले हों तो कैसा रहेगा। भाई एग्जामिनर हमेशा करता है, ये लीगली एग्जामिनर करता है। ये बस देखने की वो ऑब्जर्वेशन की पावर होनी चाहिए। यूपीएससी का एग्जामिनर अभी रिसेंटली सीडीएस का एग्जाम कंडक्ट करवाया यूपीएससी ने। एग्जामिनर यूपीएससी सीडीएस एग्जामिनेशन से आपको ये बोलना चाहता है कि थीम्स मेरे नजदीक हैं, दिल के करीब हैं, इन पर मेरा फोकस है। यही थीम पर मैं 2026 के प्री में सवाल पूछ सकता हूं। क्या स्टूडेंट आप तैयार हैं? यूपीएससी का पेपर लीक करने वाला यूपीएससी एग्जामिनर खुद ही है। बस देखने के लिए वो निगाह चाहिए। यूपीएससी सीडीएस का जो पेपर हुआ है, क्या पहले भी ऐसा पेपर हुआ है जिसका लिंकेज प्री एग्जामिनेशन से है? बिल्कुल। और ऐसा ही मैंने प्री 2025 के लिए, जब मैं यूपीएससी प्री 2025 के लिए आपको पढ़ा रहा था प्रिडिक्ट इन प्रिडिक्टेबल सीरीज में, वहां पर मैंने 4 वीडियो बनाई थी। व्हाई सीडीएस सीएपीएफ क्वेश्चंस इज इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी प्री 2026, ये वीडियो बनाई थी। सीडीएस 2025 का क्या लिंकेज है 2025 के प्री के साथ, 2025 का इकोनॉमी के कौन से थीम्स हैं जो 2025 के प्री के लिए इंपॉर्टेंट हो। साथ में सीडीएस 2025 के सभी थीम्स को भी मैंने करवाया था। ये चारों वीडियो मैंने करवाई थी और अपने पेड स्टूडेंट को कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताए थे कि 2025 के लिए कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने एक टॉपिक बताया था स्पेशली चोलास, सीडीएस 1 2024 में चोलास के ऊपर सवाल था। चोलास एंड बुद्धिज्म को मिक्स करके सवाल पूछा था, तो मैंने आपको बोला था कि ऐसा टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकता है। पढ़िए, which among the following Chola king encouraged the शैलेंद्र ruler of the Srivijaya to build a Buddhist vihara in नागापट्टनम। अब ये सवाल अगर आपने 2024 की सीडीएस को देखा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर मैंने आपको बताया, तो 2025 में सवाल यूपीएससी ने पूछा क्या, सीडीएस का बड़ा ब्यूटीफुल लिंकेज है। अगर आंखें खोल लें, थोड़ा दिमाग खोल लें, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पता चल जाएंगे। हु अमंग द फॉलोइंग लेड अ सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट द किंगडम ऑफ श्रीविजया। श्रीविजया, I hope you are matching that. The powerful maritime state which ruled the Malay Peninsula, Sumatra, Java and the neighboring island. सवाल देखिए किससे है और यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है आगे। यहाँ पर किंग के आगे किसका नाम है? चोलास। आई होप इतना सवाल इंपॉर्टेंट 2025 में ये 2 मार्क्स हैं। क्या इससे आपको मैंने 2 मार्क्स नहीं दिलवा दिए? तो अगर आपने पिछली बार माइंड से बेटा प्रोग्राम किया हो तो आपको माइंड से बेटा प्रोग्राम में मैंने बोला था कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने सीडीएस से आपको निकाल के दिए हैं। और उसमें एक टॉपिक ये था चोला बुद्धिज्म, जहां पर मैंने ये टॉपिक करवाया भी था, आपको बताया था कि देखिए ये सवाल कैसा है और ऐसा ही सवाल पूछा जा सकता है। क्या सवाल पूछा गया? तो सर क्या आप जादूगर हैं? जादूगर नहीं है। एग्जामिनर, यूपीएससी एग्जामिनर खुद बोल रहा है। वो जो बोल रहा है वो ऑब्जर्वेशन करके मैं आपको बस समझाना चाह रहा हूं कि टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं, मैं और थोड़े क्वेश्चन आपको दिखाता हूं, थोड़ा सा और आपको विश्वास होगा। मैंने सुगम में भारत अभियान के बारे में बताया था। साथ में मैंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, एनसीएम, अदर इंपॉर्टेंट नेशनल मूवमेंट्स, दांडी मार्च को 95 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं, पार्टीशन ऑफ बंगाल को 120 साल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 90 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं। सीडीएस 1 2024 में सवाल पूछा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के ऊपर। तो सीडीएस 1 2024 में अगर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के ऊपर सवाल पूछा है, तो क्या यूपीएससी ने प्री 2025 में नॉन कॉपरेशन ऊपर के सवाल पूछा है? नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम यूपीएससी का एक सवाल ये, दूसरा सवाल नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के ऊपर दूसरा सवाल ये। 2 क्वेश्चन सीडीएस का लिंकेज देखिए भाई साहब, ये 2025 लेटेस्ट पेपर से बता रहा हूं आपको कि क्या लिंकेज है साथ में। इसीलिए सीडीएस के जितने भी 4-5 साल के क्वेश्चंस हैं उनको करना चाहिए और बाकायदा करना चाहिए। मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बोला था, इंडियन रेलवे। कैसे बोला था? सीडीएस 1 2024 में रेलवे से सवाल पूछा था, व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इनिशियल डेवलपमेंट ऑफ द रेलवेज इन द इंडिया बाय द ब्रिटिशर्स। तो ये रेलवे के ऊपर क्वेश्चन था। 2025 में क्या रेलवे से सवाल पूछा? यूपीएससी ने रेलवे से सवाल पूछा। मैंने आपको 4 क्वेश्चन 8 मार्क्स तो अभी तुरंत दिखा दिए। इतना एग्जाम्पल आई थिंक काफी होगा आपके लिए ये समझने के लिए कि सीडीएस का बड़ा लिंकेज है यूपीएससी प्री एग्जामिनेशन के साथ। और ये लिंकेज समझेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक आइडेंटिफाई करेंगे, तो ऐसे सवाल आप चुटकियों में कर सकते हैं। इस टॉपिक का लिंकेज मैंने एक और रैशनल आपको समझाया था, यूपीएससी के एक पैटर्न आपको डिकोड करा था कि जो 1995 की जो थीम्स है वही 2005 की थीम्स है, वही 2015 की थीम्स है और वही 2025 की थीम्स होंगी। उसमें इंडियन रेलवे 2015 में भी इंडियन रेलवे से सवाल पूछा था और उसी को रीइटरेट करके 2025 में इंडियन रेलवे से सवाल पूछा। तो मल्टीपल लॉजिक से, मल्टीपल पैटर्न से ये टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होते हैं ये मैं पता करता हूं। और माइंडसेट बेटा प्रोग्राम में सब्जेक्ट वाइज, थीम वाइज, इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हर एक ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस तरह से करते हैं ब्रह्मास्त्र के साथ, ये माइंडसेट बेटा प्रोग्राम में मैं करवाता हूं। अभी तक आई थिंक 12-13 लेक्चर्स अपलोड कर दिए गए माइंडसेट बेटा प्रोग्राम में। अभी भी आप कवर कर सकते हैं और इन चीजों को सीखकर, अभी भी देर नहीं हुई है, इन चीजों को सीखकर 1 महीने ऐसा स्ट्रेटजाइज कर सकते हैं जिससे आप यूपीएससी का प्री क्वालिफाई करने की उस 10-20 नंबर ऊपर लाने की भी सिचुएशन पहुंच सकते हैं। आपके ऊपर है। ये सवाल देखिए, ये 2025 का मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक से दिखाया। थोड़ा पीछे चलते हैं, क्या 2024-24 का लिंकेज है? सीएससी 2024 में किसके ऊपर सवाल था? गंगा के ऊपर सवाल था, रिवर के ऊपर सवाल था। और देखिए 2023 की सीडीएस में भी वेस्ट, व्हाट विल द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द
cities on the banks of the river Ganga if someone move from west to east. वेस्ट से ईस्ट मूव करेंगे तो सिटीज का ऑर्डर पूछा है, और 2024 के प्री में पूछा था कि बताइए कौन सी गंगा को ज्वाइन करती हैं वेस्ट से ईस्ट, इस टाइप का सवाल। वहां पे सिटीज है, यहाँ पर रिवर्स पे, तो यहाँ पे पूरा रिवर्स का ऊपर सवाल। और सवाल देखिए 2023 में पूछा था हाईएस्ट माउंटेन्स इन द अफ्रीका, ये सवाल पूछा था। और देखिए सीएससी 2024 में रीजन, माउंटेन्स एंड टाइप ऑफ माउंटेन्स, इनको मैच करके 3 कॉलम में पूछा आपसे सवाल। सीडीएस 2023 में पूछा था यूनेस्को, ऑल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन दिल्ली, और देखिए यहां पर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स 2024 की सीएससी में पूछा। और भी बहुत ढेर सारे ऐसे मैं आपको दिखाने जाऊंगा, कितने ढेर सारी चीजें हैं, कितने लिंकेज है। ये देखो मैं बना के लाया, ये पूरा 2022 का भी बना के लाया हूं, 2022 का भी है लिंकेज। अगर आप देखेंगे 2022 का सीडीएस का पेपर, रूइंस ऑफ हम्पी वर ब्रॉट टू द लाइट बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिसर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सवाल पूछा था हम्पी के ऊपर। और देखिए 2023 में यहां पर भी इंडियन हिस्ट्री, अलेक्जेंड्रिया, एएच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल्स, जेम्स बर्गेस, वॉलेट इलियट, ये सब किससे एसोसिएटेड हैं? तो अगर आप यहां पे देखें ये सब ब्रिटिश ऑफिसर्स क्या कर रहे हैं, हम्पी का रूइंस किसने ब्रॉट आउट किया था? जेम्स प्रिंसेप, विलियम जोन्स, जेम्स रेनल, कॉलोनल कोलिन मैकेंजी, इस टाइप का सवाल देखिए। साथ में यहां पर भी सवाल पूछा आर्कियोलॉजिकल एग्जीबिशन किसने किए हैं। और भी देखिए 2022 में पूछा गया था कृष्णदेवराय के बारे में, Which one of the following works was composed by the कृष्णदेवराय on the statecrafts in Telugu? और देखिए 2022 का सवाल, ये जो सीडीएस का 2023 का सवाल देखिए, वही विजयनगर एम्पायर के ऊपर सवाल है। वही यहां पर देखिए, कंस्ट्रक्टेड द लार्जेस्ट डैम अक्रॉस द तुंगभद्रा रिवर एंड अ कैनल कम एडुकेट सेवरल किलोमीटर्स लॉन्ग विद द रिवर टू द कैपिटल सिटी। देवराय 1, मल्लिकार्जुन, वीरा विजया एंड विरूपाक्षा। अगर विजयनगर थीम है कृष्णदेवराया, देवराया, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। किस तरह से यूपीएससी सवाल यहां पर विजयनगर एम्पायर से था, यहां पर विजयनगर एम्पायर से था, और भी बहुत कुछ। ये सब कराने का यहां पर पर्पस नहीं है, मुझे बस इतना समझाना था कि सीडीएस 2026 के कौन से ऑल इंपॉर्टेंट थीम्स है जो 2026 के प्री के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। आइए इस वीडियो को शुरू करता हूं। ये कॉन्टेक्स्ट जो मैंने समझाया, ये कॉन्टेक्स्ट से इतना आपको बात समझ में आ रही है कि ये सीडीएस का पेपर जो हुआ अभी लेटेस्ट, ये एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से, प्री एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो मैंने सभी थीम्स को सब्जेक्ट वाइज, पॉलिटी एंड गवर्नेंस से क्या इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी से क्या इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी एनवायरनमेंट से क्या इंपॉर्टेंट थीम्स हैं, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर से क्या इंपॉर्टेंट थीम है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्या है, मिसलेनियस आईआर के टॉपिक से क्या इंपॉर्टेंट थीम है। पिछली बार आईआर के टॉपिक से सीडीएस में ब्रिक्स का क्वेश्चन पूछा गया था, सीडीएस 2024 में और सीडीएस 2025 में, और वही ब्रिक्स का क्वेश्चन अगर आप देखें तो यूपीएससी ने सवाल पूछा था प्री 2025 में, ब्रिक्स से सवाल पूछा था। तो बहुत लिंकेज है, बहुत ज्यादा लिंकेज है, सब बता नहीं सकता हूं, सब एक वीडियो में कैसे आपको रेट करूं। पर हां, ये जो चीज है, आइए हम सीडीएस 2026 का पूरा पेपर करते हैं विद आंसर्स, ताकि जितने क्वेश्चन में लगा कर लाया हूं इनको आप कर भी लें और यहां से इंपॉर्टेंट थीम और इंपॉर्टेंट टॉपिक भी समझ लें। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो अभी तक लाइक, शेयर, कमेंट करके बता सकते हैं मुझे कि वीडियो आपको पसंद आ रही है। ये साइकोलॉजी, यूपीएससी का माइंडसेट जो मैं समझाना चाह रहा हूं कि यूपीएससी का पेपर जब बनाया जाता है, किन टॉपिक्स पर, किन थीम्स पर फोकस यूपीएससी करता है, ये यूपीएससी का एग्जामिनर खुद बताता है, हम कोई जादूगर नहीं है। आइए शुरू करते हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस के थीम। सीडीएस 1 2026 थीम्स, पॉलिटी एंड गवर्नेंस का सब्जेक्ट उठाते हैं। पहला सवाल, एक काम आपको सबको करना है, देखिए मेरी बात मानिएगा, एक काम जरूर कीजिएगा। यहां पर जो नंबर मेंशन है, क्वेश्चन नंबर जो मेंशन है, उस क्वेश्चन नंबर को लिखकर कमेंट में उसका आंसर डी, सी, ए, बी जो भी आपको लगे आप टाइप करते रहो, या अपनी आप कॉपी में एक कॉपी ले लो, कॉपी में भी अपना ये लिखते हुए चलो किसका आंसर मैंने ये, और फिर आंसर सही हुआ, राइट हुआ या रॉन्ग हुआ। सीडीएस का पेपर है, टू एन एक्सटेंट थोड़ा फैक्चुअल होता है, फैक्चुअल वाले गलत हो जाए तो कोई बात नहीं, कॉन्सेप्चुअल वाले गलत नहीं होने चाहिए, और इस हिसाब से आप थोड़ा सा अपने आप को जज भी कर सकते हैं, और इंपॉर्टेंट थीम्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक तो पता भी चल जाएंगे, साथ में लिखते भी रहेगा कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन से इंपॉर्टेंट थीम्स है। सवाल देखिए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के ऊपर सवाल पूछा। यूपीएससी ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के ऊपर सवाल ऑलरेडी पूछ रखा है प्री एग्जामिनेशन में, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्री में पूछ रखा है। तो यूपीएससी का जिस तरह से सीडीएस का लिंकेज यूपीएससी के साथ है, तो कई जो दोस्त हैं मेरे, कई जो स्टूडेंट हैं जो सीडीएस का प्रिपरेशन करते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं यूपीएससी का लिंकेज भी सीडीएस के साथ है। जो यूपीएससी में पूछा गया वो सीडीएस में पूछा जाता है, जो सीडीएस में पूछा गया वो यूपीएससी में पूछा जाता है। इन दोनों का एकदम कोरिलेटेड मैनर में बाइलिंगुअल या बाइलेटरल ट्रीटी है, दोनों के बीच में ये संबंध है। सीडीएस यूपीएससी, यूपीएससी सीडीएस, बोथ वेज चलता है का। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के ऊपर सवाल पूछा। इस डिफेंस स्टाफ के ऊपर के सवाल से एक चीज हम समझ सकते हैं कि यूपीएससी प्री 2026 में एक थीम जो इंपॉर्टेंट है वो डिफेंस की थीम, डिफेंस की थीम के ऊपर सवाल आप मान सकते हैं कि सवाल पूछा जाएगा। गिवन द ग्लोबल सर्कमस्टांसेस, गिवन द अनसर्टेन वर्ल्ड वेयर वी आर लिविंग इन,
डिफेंस का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। डिफेंस में इंडिजिनियस डेवलपमेंट जो हम कर रहे हैं वो, साथ में जो टेक्नोलॉजी हम बाहर से इंपोर्ट करके लाते हैं वो, उन सब कॉन्टेक्स्ट में ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा तैयार रहिएगा। डिफेंस से एक दो सवाल आपको देखने के लिए 2026 के प्री मिल सकते हैं। ये मैं नहीं कहता, ये एग्जामिनर खुद कहता है। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इस सवाल को रीड कीजिए, इसका जवाब दीजिए। पहला स्टेटमेंट है, ही इज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द मिलिट्री अफेयर्स विद इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। He is the permanent chairman of the Chief of Staff Committee and he does not exercise any military commands over the 3 service chiefs. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? हमेशा देखिएगा क्या पूछा है, क्योंकि सीडीएस के कई क्वेश्चन में नॉट करेक्ट भी पूछते हैं और ऐसे यूपीएससी में भी नॉट करेक्ट पूछते हैं। अगर आप वहां पर देखेंगे नहीं तो एग्जामिनेशन में, प्री एग्जामिनेशन में आपको थोड़ा सा डर लगेगा कि कहीं मैंने तो नॉट करेक्ट पूछा, करेक्ट तो आंसर नहीं मारा है। तो उस हिसाब से आपको हमेशा ये डायरेक्टिव वर्ड चेक करना है। इसलिए पीवाईक्यू का एनालिसिस करते समय एक स्ट्रेटजी जो हम सिखाते हैं कि हमेशा पहले ये देखिए किस टाइप का क्वेश्चन है। इसको मैं बोलता हूं 3 स्टेटमेंट हैप्पीजार्ड एलिमिनेशन टाइप। अब जिनको नहीं पता टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होता है, टाइप ऑफ ऑप्शन क्या होते हैं, प्लीज एक बार माइंड से बिल्डअप प्रोग्राम करके देखिएगा। अभी भी वक्त है आपके पास, 12 लेक्चर हुए हैं, 12-13 लेक्चर अभी तक अपलोड हुए, टोटल 30-35 लेक्चर्स होंगे। 12-13 लेक्चर हो गए हैं, 2 घंटे के लेक्चर्स होते हैं, आप आराम से कवर कर सकते हैं। और अगर आप आज भी कवर कर लेंगे तो आप जो एग्जामिनेशन में परफॉर्म करेंगे, कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा बढ़ेगा, साथ में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, थीम्स और करने का तरीका सीख जाएंगे। टाइप ऑफ क्वेश्चन, टाइप ऑफ ऑप्शन, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, सवाल को देखते ही आप क्या सोचते हैं, ये भी पता चलेगा। तो ये 3 स्टेटमेंट हैप्पीजार्ड एलिमिनेशन टाइप है। अब ये सवाल आपने देखा, इसको करिए। तो डायरेक्टिव वर्ड देखा, करेक्ट पूछा है, अब इसका आंसर मुझे बताइए। तो थोड़ा सा पॉज कर लीजिएगा वीडियो और पॉज करके अपना आंसर सोच लीजिएगा, क्योंकि मैं वहां पे वक्त नहीं दूंगा, जाहिर सी बात है, रिकॉर्डेड वीडियो है तो वक्त देने का कोई मतलब नहीं बनता है और मेरी स्पीड थोड़ी सी वैसे भी तेज है। यस तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है डी। तीनों ही स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, तो इसका आंसर है 1, 2 एंड 3। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पे एक सवाल पूछा है, सांसद आदर्श ग्राम योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना के बारे में कौन सा करेक्ट है? एक ब्रह्मास्त्र जो मैं सिखाता हूं, आपको बता देता हूं कि यूजुअली यूपीएससी एक काम जरूर करता है। जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो या मिनिस्ट्री की बात हो, तो मिनिस्ट्री हमेशा टिल्ट करके देता है, मिनिस्ट्री हमेशा गलत करके देता है। आप भी इस चीज को ऑब्जर्व कीजिएगा। यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोस पड़ी हैं जिसमें लोगों ने ये बताया है कि मिनिस्ट्री गलत देता है, और यूपीएससी अभी भी ये कंटिन्यू कर रहा है। कुछ चीजें कंटिन्यू नहीं कर रहा है, कुछ चीजें पहले कंटिन्यू करता था, अब वो कंटिन्यू नहीं कर रहा है। तो वो भी चीजें आपको पता होना चाहिए कि कौन से जो आपकी ट्रिक्स हैं या टेक्निक्स हैं, जो भी आप इनको कहते हैं, ये तुक्का नहीं है। बेसिकली ये एक तरह से यूपीएससी एग्जामिनर का माइंडसेट है, जो आप धीरे धीरे समझेंगे तो आपको पता चलेगा क्यों ऐसा करता है। जब आपको क्यों पता होगा तब आपको चीजें ज्यादा पता होंगी। तो अभी तक वो ये काम करता आया है, लेकिन कुछ जो चीजें वो पहले करता था वो अब नहीं करता है। तो अगर आप उन्हीं चीजों में फंसे हुए हैं तो गलत कर जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. It was launched in 2014 on the birth anniversary of the Jayaprakash Narayan, and Mahatma Gandhi vision of Gram Swaraj is the inspiration behind this scheme. सांसद आदर्श ग्राम, आदर्श मतलब एक तरह से पूरी आइडियलिस्टिक विलेज बनाने की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है महात्मा गांधी जी से तो ये प्रेरणा लेंगे ही लेंगे। इसका आंसर बताइए मुझे क्या होगा कमेंट सेक्शन में। इससे एक चीज समझ में आ रही है कि यूपीएससी योजनाएं, यूपीएससी स्कीम, यूपीएससी रिपोर्ट्स पर फोकस करता है। जाहिर सी बात है, मैं आपके कहने पर एक इंपॉर्टेंट स्कीम की वीडियो ला सकता हूं। मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि इंपॉर्टेंट स्कीम की वीडियोस, क्योंकि आज तक जितनी बार भी मैंने स्कीम की वीडियो बनाई है वन शॉट में, और जो स्कीम्स आपको रैशनली पढ़ाई हैं, उन्हीं स्कीम से यूपीएससी ने सवाल पूछा है प्री एग्जामिनेशन में। आप मेरा ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर लीजिएगा। प्रेडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल सीरीज, पिछली भी जितनी भी प्रेडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल सीरीज मैंने करवाई है अभी तक, वो सब कुछ यहां पर यूट्यूब पर अपलोडेड है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप जाकर चेक भी कर सकते हैं। इसका आंसर क्या है? ये मिनिस्ट्री गलत दिया हुआ है। ये मिनिस्ट्री क्या होगा? ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, और यूपीएससी ने एमपी लैट्स के ऊपर भी सवाल पूछा है। वैसे ही सांसद आदर्श ग्राम योजना के ऊपर भी सवाल पूछा है। ये रूरल डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री गलत देता है यूपीएससी, और इसलिए अगर पहला गलत है तो आंसर आपका आ गया 2 और 3। आप पहला एलिमिनेट करेंगे, इसलिए आपको समझ में आना चाहिए कि एलिमिनेशन के लिए बहुत यूज होता है। एलिमिनेशन हैज बीन एलिमिनेटेड, किसी आप भ्रम में हो तो अलग बात है, अभी भी एलिमिनेशन हैज नॉट बीन एलिमिनेटेड जो ये बात कहते हैं 100% गलत बात कहते हैं। सब में फंडामेंटल राइट्स, और देखिए कितना प्यारा सवाल है फंडामेंटल राइट्स। और मैं आपको बताता हूं, इस बार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 15-16। रिजर्वेशन के ऊपर बहुत ढेर सारे जजमेंट आए हैं, रिजर्वेशन के ऊपर बहुत ढेर सारे जजमेंट आए हैं। रिजर्वेशन इटसेल्फ इज मच मोर इंपॉर्टेंट। अगर आप फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात करें, 1951 में आया था। इस एक्ट को 75 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं, इस एक्ट को 75 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं, और इसी एक्ट में 15 क्लॉज 4 को ऐड भी किया गया था, जो कि इन कंट्रोवेंशन द 15 क्लॉज 1 के कॉन्ट्रोवेंशन में भी था, कॉन्ट्रडिक्शन में भी था, और इसी से एक सीरीज ऑफ जजमेंट भी चालू हुआ था। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 बड़ा इंपॉर्टेंट है। 75 ईयर्स, एग्जैक्टली 75 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं, इसलिए यूपीएससी ने सवाल भी पूछा। और देखिए, अगर आप ध्यान से देखें कौन सा नॉट करेक्ट पूछा है,
और इसमें देखिए जवाब कौन सा सही है, क्या वो रिजर्वेशन वाला है, क्या वो डिस्क्रिमिनेशन वाला है। ध्यान से देखिए, दे प्रोवाइड फॉर द इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आप आर्टिकल बता दीजिए मुझे, आर्टिकल कौन सा है, क्या 16 है क्या? दे गारंटी द फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। क्या ये आर्टिकल 25 है? दे प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस एंड कास्ट। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इन्होंने सिर्फ 3 ही ग्राउंड लिखे, तो यही तो गलत है। अगर ये गलत है, यही तो नॉट करेक्ट पूछा, तो इसका आंसर क्या हो गया? और ये आर्टिकल क्या है? ये आर्टिकल 15 है। दे आर लीगली इन्फोर्सेबल, जाहिर सी बात है इन्फोर्स तो कर ही सकते हैं फंडामेंटल राइट्स को। तो बाकी ABC फंडामेंटल राइट के कॉन्टेक्स्ट में सही है, नॉट करेक्ट पूछा है तो यही तो गलत है। और क्या आर्टिकल 15-16 के ऊपर सवाल है? बिल्कुल। साथ में एक चीज और बता रहा हूं, यूपीएससी कैन आस्क आर्टिकल 19, और आर्टिकल 19 बहुत बार पूछ चुका है, इसलिए एक लेयर नीचे जाकर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के ऊपर सवाल पूछ सकता है। सब चीज नोट डाउन कर रहे हैं, थोड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, क्या चलेगा आपको? क्या समझ में आ रहा है? क्या चीजें समझ रहे हैं? अंत तक देखेंगे। अगर मैं मेहनत आपके लिए कर रहा हूं तो क्या आप भी मेहनत कर रहे हैं? पूरी बात सुनिएगा। यदि युद्ध में अर्जुन बनना है तो पूरी बात सुनो, पूरी वीडियो देखो, क्योंकि अर्ध कथाएं सुनने वाले, आधी आधी चीजें देखने वाले अभिमन्यु रह जाएंगे। बेचारे चक्रव्यूह के बीच में तो पहुंच गए, लेकिन तोड़ नहीं पाएंगे। उसमें मन्यु का दोष नहीं है, जाहिर सी बात है, उनकी माता सो गई थी। पर ठीक है, अब मन्यु को आधा ज्ञान था, उस आधा ज्ञान को सिंबलाइज करने के लिए कहावत बनी है। पूरा ज्ञान लीजिए, इसलिए पूरी वीडियो देखा करिए। फंडामेंटल राइट के कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल 15-16 का इंपॉर्टेंट समझ में आया? मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है, हर बार सब इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। हर बार जब भी यूपीएससी का प्री एग्जामिनेशन होता है, उस प्री एग्जामिनेशन के कॉन्टेक्स्ट में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, कुछ चीजें नहीं भी होती हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की मैं एक वन शॉट में वीडियो बनाऊंगा, आप भी देख लीजिएगा। और इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत ज्यादा आउटपुट देके जाएगा। पिछली बार प्रेडिक्ट एंड प्रिडिक्टेबल सीरीज आपको कितना आउटपुट देके गया, आप जाकर इसी सीरीज की पहली वीडियो देखिएगा, जो पिछली वाली सीरीज का आउटपुट क्या था वो बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसीलिए मैं कह रहा हूं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक थीम है, मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा और ये देखिएगा, क्योंकि यूपीएससी ने देखिए आर्टिकल 368 के ऊपर सवाल पूछा है। यूपीएससी ने 2024 में 2 क्वेश्चन पूछे थे, 2 क्वेश्चन यूपीएससी प्री 2024 में 2 क्वेश्चन पूछे थे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। आर्टिकल 368 भी पूछा था और एक क्वेश्चन नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बारे में 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में पूछा था, अगर आपको याद हो तो। सवाल पढ़िए, इसका जवाब भी मुझे दीजिए। चलिए, द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल शुड बी पास इन ईच हाउस ऑफ बाय अ मेजॉरिटी ऑफ the total membership of that house and the by majority of not less than 2/3 of the members of that house present and voting. All constitutional amendment bill must be ratified by the legislature not less than one half the state. सभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए स्टेट का रेटिफिकेशन जरूरी नहीं है। जिस पर स्टेट को इंपैक्ट करेगा उन्हीं केसेस में स्टेट का रेटिफिकेशन चाहिए, वो भी 1/2 ऑफ द स्टेट्स का रेटिफिकेशन चाहिए। तो तीसरा जैसे ही गलत हो गया, आंसर ये दोनों एकदम करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 1-2। आपने क्या 1-2 दिया? क्या एकदम बेसिक कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछ रहा है, बढ़िया सवाल पूछ रहा है। सीडीएस में भी बढ़िया सवाल पूछते हैं, क्योंकि यूपीएससी ही फ्रेम करता है। इस बार जुडिशरी बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, स्पेशली हायर जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एनजेएसी के ऊपर था, 2014 या 15 में आया था, 10 साल उसको भी कंप्लीट हो गए हैं। और जुडिशरी वैसे भी इस कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि इस बार बहुत सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे जजमेंट रहे हैं, जिसकी वजह से यूपीएससी सुप्रीम कोर्ट पर फोकस कर सकता है, जुडिशरी पर फोकस कर सकता है। इसलिए आप भी जुडिशरी पर फोकस कीजिएगा। सवाल देखिए, और ये सीडीएस 2026 का पेपर भी हमें कहता है कि जुडिशरी पर फोकस करने की जरूरत है, लेकिन आप टाइप ऑफ क्वेश्चन देखिए, किस टाइप का सवाल पूछा है, इससे आपको एक हिंट और मिलेगा। अपॉइंटमेंट के ऊपर सवाल पूछा है। और एनजेएसी किसके ऊपर था? 99th अमेंडमेंट किसके ऊपर था? अपॉइंटमेंट के ऊपर था। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। इसी केसेस में फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जज केस एंड थर्ड जज केस के बारे में भी पढ़िएगा। देखिए, मैं आपको जो चीजें बता रहा हूं ये रिवीजन के पर्पस से बता रहा हूं। ये सब आप पढ़ चुके हैं, लेकिन इन्हीं चीजों को रिवाइज करेंगे तो बेहतर आउटपुट आएगा। आप भी बात समझिए, मैं आपको कुछ नया पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये तो जुडिशरी आप पढ़ चुके, लेकिन इसमें भी आपको क्या रिवाइज करना है, थोड़ा सा हिंट देखिए, और सीडीएस को क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। Consider the following statement regarding the qualification of a person for the appointment as a judge of the Supreme Court of India. Person has to be at least 5 years judge of the High Court or 2 or more such courts in succession. The person has to be at least 10 years an advocate of the High Court or 2 or more such courts in succession. And the person, in the opinion of the Chief Justice of India, is a distinct jurist. तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये थर्ड स्टेटमेंट गलत है, ये दोनों एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, यही उनका एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा C 1 और 2। क्या आपने भी सी आंसर दिया?
रुक कर पॉज करके खुद लगा रहे हैं? बिल्कुल, यस। चलिए ये सवाल देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। मैंने पिछली बार भी आपको बोला था कि एक लिंकेज से पंचायती राज बड़ा इंपॉर्टेंट था, तो मैंने बोला था पंचायती राज के ऊपर सवाल पूछा गया 2025 में, और मैंने आपको पूरा बताया था, पैटर्न बताया था कि 1995 में भी सवाल पंचायती राज के ऊपर है, 2005 में भी है, 2015 में भी है, इसलिए 2025 में भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के ऊपर सवाल पूछा जाएगा। और यूपीएससी ने पंचायती राज के ऊपर सवाल भी पूछा, जाकर आप चेक कर सकते हैं। उसी लॉजिक से मैं आपसे कहना चाहूंगा 1996 में भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के ऊपर फोकस था, 2006 में भी था, 2016 में भी था। उसी लॉजिक से 2026 में भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, म्युनिसिपैलिटी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी इंपॉर्टेंट इस बार। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, पिछली वीडियो है आई थिंक, वो चेक कर लीजिएगा। कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्यों इंपॉर्टेंट है मैंने सब कुछ बताया है। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 में आया था, और इसको 15 साल कंप्लीट हो रहे हैं, और इसी में कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में बात की थी, कोऑपरेटिव्स के बारे में बात की थी। इसलिए 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स भी बनाई गई थी, तो बहुत सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया था। उन सब कॉन्टेक्स्ट से मैंने बताया था कोऑपरेटिव सोसाइटीज इंपॉर्टेंट है। तो पार्ट 9, 9A एंड 9B बिल्कुल पढ़ना मत भूलिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में आपसे बोलना चाहता हूं, यूपीएससी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के ऊपर फोकस करेगा, और इसलिए मैंने यहां पर लिख भी दिया है कि यूपीएससी प्री 2026 के पर्सपेक्टिव से बड़ा इंपॉर्टेंट है। विच अमंग द फॉलोइंग पेयर्स आर्टिकल्स एंड प्रोविजंस विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो यहां पर 3 करेक्टली मैच्ड होंगे, तो आपको कम से कम 3 के बारे में नॉलेज भी पता चल जाएगी, और जो करेक्टली मैच नहीं होगा, आंसर जानने के बाद आपको यह भी पता चल जाएगा कौन सा आर्टिकल है उसका। आर्टिकल 243A ग्राम सभा, आर्टिकल 243B कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पंचायत, 243 कंपोजिशन ऑफ द पंचायत एंड 243D इलेक्शंस टू बी टू द पंचायत। ये गलत है। कौन सा गलत है? डी गलत है। डी इज रिजर्वेशन, डी इज अबाउट द रिजर्वेशन ऑफ द SC ST एंड वुमेन इन द पंचायत, एंड ये इलेक्शन का आर्टिकल है 243K। ये थोड़े से याद रखिएगा, यूपीएससी आर्टिकल्स के ऊपर सवाल पूछता आया है और पूछता रहेगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी। आइए आगे चलते हैं। शेड्यूल 7 के ऊपर यूपीएससी ने सवाल पूछा। 3 तरह की लिस्ट होती है, कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट। शेड्यूल 7 भी इंपॉर्टेंट है। मैंने एक वीडियो बनाकर आपको ये भी बताया था कि शेड्यूल 8 भी इंपॉर्टेंट है, ऑफिशियल लैंग्वेज भी इंपॉर्टेंट है, साथ में क्लासिकल लैंग्वेज भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? सबका रशल देकर मैंने आपको टॉपिक, उसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड की थी। विच अमंग द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। स्टेट लिस्ट में कौन कौन सा नहीं? पब्लिक ऑर्डर, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, लैंड एंड लोकल गवर्नमेंट। लैंड तो स्टेट का ही पार्ट है, स्टेट लिस्ट है। लोकल गवर्नमेंट भी स्टेट लिस्ट है। पब्लिक ऑर्डर भी स्टेट लिस्ट है। इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग इज इन द कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट में है। इसको याद रखिएगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी। कौन सा स्टेट लिस्ट में नहीं है? तो इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग स्टेट लिस्ट में नहीं है, बल्कि कॉन्करेंट लिस्ट में है, और होना भी चाहिए। सवाल पूछा स्पेशल प्रोविजंस ऑफ द स्टेट, और ये माइंडसेट बिल्डर प्रोग्राम में हम 1, 2, 3, 4 साल के जो करंट अफेयर होते हैं, जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होते हैं, उसको हम 360 डिग्री बोलते हैं। TY, या आप इसको समझिए कि हम एक तरह से पॉलिटी की 360 डिग्री पीडीएफ देते हैं, जहां पर 360 डिग्री करंट अफेयर, जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होते हैं, वो कवर करवाते हैं। उसकी पीडीएफ में देता हूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की पीडीएफ देता हूं हर एक सब्जेक्ट की, माइंडसेट बिल्डर प्रोग्राम में। उसमें मैंने ये बताया भी था कि आर्टिकल 371 इंपॉर्टेंट है, सिक्किम के कॉन्टेक्स्ट में भी इंपॉर्टेंट है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, आइए मैं समझाता हूं। Which among the following pairs of the articles of the Constitution of India and special provision given in therein is not correctly matched? कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? और देखिए करेक्टली मैच नहीं है, आर्टिकल्स के ऊपर सवाल पूछा है। और मैंने बोला यूपीएससी का एक शॉक फैक्टर क्या हो सकता है, 3 कॉलम क्वेश्चन आपसे पूछ ले 2026 के प्री में, 3 कॉलम क्वेश्चन आ जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। उसमें ओनली 1 ओनली 2 दे दिया तो और परेशान हो जाएंगे। इन्हीं को 3 कॉलम में भी कन्वर्ट करके पूछ सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा याद रखिए, जब भी 3 कॉलम क्वेश्चन पूछेगा वो फैक्चुअल नेचर का ही सवाल होगा। अगर ऐसा सवाल आपसे पूछा जाएगा 2026 में, तो क्या आप प्रिपेयर होंगे? अगर नहीं है तो आज पढ़ के प्रिपेयर हो जाइए, इसीलिए तो पढ़ा रहे हैं। 371A स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ नागालैंड, एकदम करेक्ट है। 371B स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू आसाम, बिल्कुल सही है। 371C अबाउट द मणिपुर, एकदम सही है। तो फिर ये डी जो है, ये सिक्किम के बारे में नहीं है, यही तो गलत है। डी आंध्र प्रदेश के बारे में। 371D is about the Andhra Pradesh and 371F is about the सिक्किम। क्यों भैया सिक्किम के ऊपर फोकस कर रहे हैं? क्योंकि 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 में आया था, जिसको 50 साल कंप्लीट हो रहे हैं, और वो सिक्किम के बारे में बात करता है। क्या बात करता है? दे ग्रांट स्पेशल स्टेटस टू सिक्किम अपॉन इट्स मर्जर टू इंडिया, कि अगर इंडिया से मर्ज किया जाएगा तो सिक्किम को स्पेशल स्टेटस मिलेगा 371F।
प्लीज याद रखिए इनके पूछे जाने का रैशनल, इसीलिए बता रहा हूं कि आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आपकी लिमिट क्या है, आपका दायरा क्या है। सब कुछ पढ़ लीजिए, सब कुछ नहीं पढ़ सकते हैं, आप भी बेवकूफी मत कीजिए। कुछ लोग कहते हैं सब कुछ पढ़ ली जा रहे, कैसे कैपेसिटी, एक ब्रेन की कैपेसिटी, कैसे सब कुछ पढ़ सकते हैं? तो आपको सेग्रीगेट करना पड़ेगा। इस समंदर में बाल्टी भर सेग्रीगेट करके आपको निकालना पड़ेगा। चुल्लू भर पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं। समंदर याद करने जाएंगे तो फिर देखिए पागल हो जाएंगे आप। इस प्रिपरेशन में बार बार विषय साइकिल में फंस के पागल ही हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। और मैं तो ये बात समझ रहा हूं, पता नहीं आप ये समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, कि आप जो स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं अगर वो सही नहीं होगी तो फिर आप कैसे जीतेंगे? चक्रव्यूह तोड़ने के लिए चक्रव्यूह तोड़ने का मंत्र पता होना चाहिए, चक्रव्यूह रचने वाले की कला पता होना चाहिए। जब तक एग्जामिनर के माइंडसेट को नहीं समझेंगे उसने कैसे चक्रव्यूह बनाया है, तब तक तोड़ेंगे कैसे? सवाल का जवाब आ गया बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नर, यूपीएससी का इंपॉर्टेंट थीम है गवर्नर। गवर्नर की पावर के ऊपर सवाल पूछा, यूपीएससी ने भी पूछ रखा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पावर्स ऑफ द गवर्नर ऑफ अ स्टेट। गवर्नर हैज द पावर टू अपॉइंट द एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, बिल्कुल। मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कैन बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर। अपॉइंट गवर्नर करता है, ये ठीक है, ये दोनों तो ठीक ही है, जाहिर सी बात है। अपॉइंट गवर्नर करता है पर रिमूव प्रेसिडेंट करता है, पर गवर्नर की रिपोर्ट के बेसिस पर नहीं, इसलिए गलत है। यूपीएससी की एक आदत है, आधा स्टेटमेंट सही आधा स्टेटमेंट गलत देता है। ध्यान रखिएगा, अगर स्टेटमेंट का कोई भी एक पार्ट माइंडसेट बनाइए। फ्री में भी कुछ चीजें आपको बताता रहता हूं प्रेडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल सीरीज, इसीलिए तो बता रहा हूं। माइंडसेट बनाइए। यूपीएससी का अगर एक स्टेटमेंट है उसका अगर एक पार्ट भी गलत है, एक वर्ड भी गलत है, तो पूरा स्टेटमेंट गलत मानेंगे। अगर ये चौथा गलत है तो आप आंसर तक पहुंच गए। इसका आंसर होगा 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन दी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। एनसीबीसी के ऊपर सवाल पूछा है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिससे हमने आर्टिकल 338 बी ऐड किया था। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी प्रोवाइड किया था। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ऑफ कोर्स इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1993 को रिपील किया, बिल्कुल रिपील किया, ये भी सही है। सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेड्स द कमीशन, ये गलत है। सेक्रेटरी साहब नहीं, चेयरपर्सन जो होते हैं, चेयरमैन होते हैं, वो एनसीबीसी के चेयरमैन होते हैं जो हेड करते हैं। सेक्रेटरी किसी मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी गवर्न नहीं करते। तो ये थर्ड स्टेटमेंट गलत है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1 एंड 2, इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द पॉश, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, यस, प्रिवेंशन ऑफ sexual harassment of the work of women at the workplace, prevention, prohibition and redressal act of 2013. which of the following acts behavior shall amount to sexual harassment? किसको sexual harassment कहेंगे? इस एक्ट में किसको sexual harassment कह रहे हैं? ये बात आपसे पूछा जा रहा है, ये बात आपसे पूछा जा रहा है। वर्बल रिमार्क्स ऑफ द सेक्सुअल नेचर, नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ द सेक्सुअल नेचर, फिजिकल कंडक्ट ऑफ द सेक्सुअल नेचर। कॉमन सेंस का सवाल है, अगर तीनों में सेक्सुअल नेचर है तो चाहे वर्बल हो, चाहे नॉन वर्बल हो, चाहे फिजिकल कॉन्टैक्ट हो, अगर उससे हैरेसमेंट हो रहा है तो मतलब आपके ऊपर पॉश लगेगा। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स। अगर ऐसा सवाल यूपीएससी पूछ लेगा प्री एग्जामिनेशन में, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्री में, सीएससी प्री बोलते हैं हम इसको, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, वो सीडीएस का पेपर था, ये सीएससी का पेपर में पूछा जाएगा। तो सीडीएस का और सीएससी का लिंकेज ही तो समझा रहा हूं मैं आपको। अरेंज द फॉलोइंग डिग्निटरीज इन द करेक्ट सीक्वेंस विद रिस्पेक्ट टू देयर रैंक प्रेसिडेंट्स as per the table of precedence approved by the President of India. Chief Justice of India, governors within the respective states, former presidents and deputy prime minister. क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सबसे पहले गवर्नर होगा 2, उसके बाद आपके आएंगे फॉर्मर प्रेसिडेंट्स 3, उसके बाद आएंगे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर 4 और उसके बाद आएंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 2, 3, 4, 1। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी। These are all themes जो सीडीएस में पूछे गए, ऑल टॉपिक्स भी कराए, थीम्स भी कराए और इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताई भी, और आपको आई होप थोड़ा सा पॉलिटी में कॉन्फिडेंस भी आया होगा। ये रहा पॉलिटी का। लेट्स मूव टू इकोनॉमी। चलें इकोनॉमी करें, एक ही में कवर कर लेते हैं सारे के सारे सब्जेक्ट। अलग अलग करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, वीडियो तो छोटी हो जाएगी, पर फिर अलग अलग वीडियो डालने में दिक्कत होगी। तो मैं चाह रहा हूं कि एक में ही कंप्लीट कर लेते हैं। आर यू विथ मी? एक बार कॉमेंट सेक्शन बोल दो, आप सब लोग मेरे साथ हैं। इकोनॉमी का शुरू करें, हाँ या ना? बोले भाई। हाँ जी, लिख दिया कमेंट सेक्शन में। तैयार हैं? इंडियन इकोनॉमी करें? चले। पहला सवाल देखिए, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, गवर्नमेंट स्कीम के ऊपर यूपीएससी सवाल पूछता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, स्कीम का पूछे जाने का एक तरीका है। यूपीएससी स्कीम के ऊपर अभी तक जो सवाल पूछता रहा है, जिस टाइप का सवाल पूछता रहा है, वो सवाल जो टाइप का सवाल था वो चेंज होने वाला है। यूपीएससी सीएससी प्री 2026 में स्कीम से सवाल जो आएगा वो उसकी लैंग्वेज चेंज होगी। अब क्यों चेंज होगी? कौन बताता है?
सीडीएस का पेपर बताता है। कैसे बताता है मैं आपको समझाता हूं। पहले सवाल देखिए, स्मार्ट विलेज के ऊपर सवाल है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सीएसआईआर ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट, उसके बारे में कौन सा करेक्ट है? इसका जवाब मुझे आप कमेंट सेक्शन दीजिए। दिस इज अ पायलट प्रोजेक्ट विच फोकसेस ऑन इंटीग्रेटेड विलेज डेवलपमेंट। जब इंटीग्रेटेड विलेज डेवलप करेंगे तो क्या वो स्मार्ट होगा, क्या कनेक्ट हो रहा है, यानी सही होगा, सही होगा। Second, the distinctive aspect of this project is that CSIR is following a guiding principle, land to lab, साइंस से तो लैब तक तो पहुंचाएगा, in improving the condition of village through indigenous technology। कितना जनरल, कितना कोरिलेटेड स्टेटमेंट है, ये भी सही होगा। इसका आंसर क्या होगा? बोथ 1 और 2 होगा। सवाल देखिए जो मैं आपसे कह रहा था, अभी तक यूपीएससी क्या करता था, एक स्कीम लिखता था आपके लिए और उस स्कीम के बारे में 3 स्टेटमेंट या 4 स्टेटमेंट लिखता था, पूछता था कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं। एक होता था ये स्कीम इस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, ये स्कीम का ये काम है, ये बेनिफिशियरीज हैं, ऐसे करके सवाल पूछता था। आपको ये सब रियलाइज करना पड़ेगा कि स्कीम से कैसा सवाल पूछता है। यही तो माइंडसेट है। एग्जामिनर किस तरह से चक्रव्यूह रच रहा है ये समझना ही पड़ेगा। नहीं समझेंगे तो परेशान होंगे। मैं कुछ भी कह लूं, कितना भी कह लूं, आपके दिमाग में जब तक ये बात नहीं घुसेगी तब तक मैं कितनी भी कोशिश करके, कितनी भी शिद्दत से समझाना चाहूं, जब भगवान कृष्ण दुर्योधन को ना समझा पाए, भगवान होके हम इंसान क्या समझा पाएंगे? मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूं जी आपको समझाने की। समझ गए तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, नहीं तो कोई बात नहीं। चलिए, अब यूपीएससी किस टाइप का सवाल पूछता है, ये कह रहा है देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन से स्कीम्स या कौन से मेजर्स अभी तक लिए हैं जो कॉटन एक्सपोर्टर्स को प्रमोट करेगा, सपोर्ट करेगा और टेक्सटाइल सेक्टर को सपोर्ट करेगा। ये नहीं पूछा कि कौन सा स्कीम है, अब ये पूछेंगे कि ये क्या पर्पस देंगे आपको, इस पर्पस के लिए कौन कौन सी स्कीम है। तो 1 2 3 4 करके लिख देंगे, ऊपर लिख देंगे पर्पस, एम क्या है और इस एम को अचीव करने के लिए कौन कौन सी स्कीम है, और फिर ऑप्शंस आपको दे देंगे। भाई साहब, इस टाइप का सवाल यूपीएससी प्री 2026 में स्कीम से पूछेगा। स्कीम वाली वीडियो में भी बताऊंगा, लेकिन प्लीज देखिए, ये मैं नहीं अपने आप बता रहा हूं, सीडीएस 2026 का पेपर आपको बता रहा है। एग्जामिनर चिल्ला चिल्ला के खुद बता रहा है आपको कि ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। नहीं मानेंगे तो कोई बात नहीं, नहीं मानेंगे तो कोई बात नहीं, आप वहीं शॉक होंगे, वहां शॉक होंगे तो आपको वहीं समझ में आएगा। सवाल देखिए, अब देखिए, कॉटन एक्सपोर्टर्स, टेक्सटाइल सेक्टर, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स में कॉटन एक्सपोर्टर्स भी आते हैं तो एकदम सही है। आरबीआई का ट्रेड रिलीफ है, तो आरबीआई ट्रेड रिलीफ में कुछ बात कर रहा होगा, जरूर नहीं वो कॉटन एक्सपोर्टर्स के लिए हो या टेक्सटाइल सेक्टर के लिए हो, तो ये गलत है। यहां पर रिबेट दिया है ऑफ स्टेट्स एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लिवाइज फॉर कॉटन एंड कॉटन बेस्ड प्रोडक्ट्स, यहां पे तो कॉटन लिखा ही हो, तो ये आंसर ये भी होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1 और 3। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 1 और 3। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी स्कीम के ऊपर है। कौन सा प्रोग्राम्स, कौन सी स्कीम के बारे में करेक्ट लिखा हुआ? स्किल ट्रेनिंग ऑफ द रूरल यूथ, स्किल ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ STRY इज अ प्रोग्राम मेंट फॉर इंप्रूविंग द स्किल। अब भाई स्किल है तो स्किल इंप्रूव कर रहे हैं फॉर द रूरल यूथ के लिए इन डिफरेंट थीमेटिक एरियाज ऑफ एग्रीकल्चर। तो कितना कोरिलेटेड लिखा है, तो मतलब ये जनरली स्टेटमेंट सही है। दीनदयाल अंत्योदया योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, फोकसेस ऑन क्रिएटिंग इनकम जनरेशन अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन। ठीक है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, लाइवलीहुड को प्रमोट करना है, एज जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं SHG हैं उनको भी प्रमोट करेंगे, बिल्कुल ये भी सही है। स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, यानी स्टार्टअप विलेज में एंटरप्रेन्योरशिप को बूस्ट करने के लिए, स्टार्टअप को बूस्ट करने के लिए बनाया गया होगा। इज मेंट फॉर क्रिएटिंग इनेबलिंग रूरल बिजनेस डेवलपमेंट इकोसिस्टम फॉर सपोर्टिंग ऑल वुमेन एक्सेप्ट दैट एंगेज विद द SHG। क्यों भैया, वुमेन में हमने इनको क्यों हटा दिया? इनको क्यों हटाने की? इनको भी हटाने की जरूरत नहीं थी ना, एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम ही तो क्रिएट कर रहे थे। यानी ये स्टेटमेंट, ये आधा यहां से जो गलत लिखा है एक्सेप्ट फॉर दिस, इसकी वजह से थर्ड गलत हो गया। जैसे ही थर्ड गलत हुआ, थर्ड एलिमिनेट हो गया, आंसर आपका आ गया 1 और 2। तो अगर आपको बाकी 1 2 भी नहीं आता था तब भी इस सवाल का जवाब निकाला जा सकता है। मैं माइंडसेट बिल्डर प्रोग्राम में एक बात बड़े गर्व से कहता हूं, प्राउडली कहता हूं, और ये एकदम करेक्ट बात कहता हूं, यूपीएससी में 30-40 सवाल प्री में आपको आ जाएंगे, बुक से आ जाएंगे, सब जगह से आ जाएंगे, जो टीचरों ने पढ़ाया होगा वहां से आ जाएंगे। बाकी जो 60-70 क्वेश्चन होते हैं वो कैसे करेंगे? अटेम्प्ट तो 80-90 करने हैं ना आपको, बाकी कैसे करेंगे? सवाल नहीं आता होगा। मैं बोलता हूं हमेशा माइंडसेट बिल्डर प्रोग्राम में, सवाल नहीं आता होगा फिर भी जवाब आता होगा। सर कैसे पॉसिबल है? आप तो पागलों वाली बात करें, सवाल नहीं आता जवाब आता होगा। जवाब आएगा जब जवाब सवाल बनाने वाले ने सवाल क्यों बनाया है और किस तरह से बनाया है, ये संरचना समझ लें, ये चक्रव्यूह का तरीका समझ लें, तब आप ये बता सकते हैं कि सवाल नहीं आता पर जवाब आता है। समझेंगे एक दिन, जब आप करेंगे तब समझेंगे। सवाल देखिए अगेन,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज नॉट मेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर? क्या बोला, एक सेक्टर दिया, बोला कौन सी स्कीम इसके लिए नहीं है। पहले क्या करता था यूपीएससी, स्कीम देता था, एक मिनिस्ट्री पूछता था, दूसरा स्टेटमेंट अबाउट द स्कीम था, तीसरा बेनिफिशियरी होता था, और ऐसे स्कीम के एक स्कीम के बारे में पूछता था। अब यहां पर बोलता है एग्रीकल्चर के लिए कौन सी स्कीम नहीं है। कल के दिन आपसे यूपीएससी में पूछ लेगा एमएसएमई के लिए कौन सी स्कीम नहीं है, विमेन के लिए कौन सी स्कीम नहीं है। यूपीएससी अब कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच फॉलो कर रहा है स्कीम में। कौन बोल रहा है, सीडीएस खुद बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। अब देखिए एग्रीकल्चर की कौन सी स्कीम नहीं है, तो यहाँ पे 3 स्कीम होंगी जो एग्रीकल्चर के लिए होंगी। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, किसान है, एग्रीकल्चर है, तो ये तो एग्रीकल्चर के लिए है। मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, इंटरेस्ट सबवेंशन मतलब थोड़ा सा इंटरेस्ट आपका गवर्नमेंट माफ कर देगी, गवर्नमेंट आपके ब्याज पे पे कर देगी। तो जाहिर सी बात है पुअर पीपल होते हैं एग्रीकल्चर में, उनको लोन चीप रेट पे मिलना चाहिए, तो गवर्नमेंट उनकी हेल्प करेगी, तो इंटरेस्ट सबवेंशन कर सकती है, मिस कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। पीएम स्वनिधि, निधि मतलब पैसा, और पीएम स्वनिधि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए था। एसवी स्ट्रीट वेंडर, स्वनिधि का जो एसवी है ये स्ट्रीट वेंडर है भाई। स्ट्रीट वेंडर को स्पेशल माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी, इनको छोटा छोटा लोन मिल सके स्ट्रीट वेंडर्स को, उसके लिए पीएम स्वनिधि बनाया गया है। ये एग्रीकल्चर के लिए नहीं है, यही इसका आंसर है, क्योंकि नॉट पूछा है। तो बाकी ये तीनों नेशनल फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन, फूड, एग्रीकल्चर, बिल्कुल ये सब मैच करते हुए हैं। तो ये किसान मानधन हो गया, मिस हो गया, ये नेशनल फूड सिक्योरिटी न्यूट्रिशन मिशन हो गया। ये सब किसके लिए हैं, ये एग्रीकल्चर के लिए। कौन नहीं है, स्वनिधि, एसवी क्या है, स्ट्रीट वेंडर। याद करने में भी तरीका है, आराम से याद हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रेड एग्रीमेंट्स के ऊपर यूपीएससी सवाल पूछता है। इंडिया न्यूजीलैंड हैव साइंड अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एफटीए क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, कल के दिन कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछता है। एफटीए क्या है, पीटीए क्या होता है, सीए क्या होता है, ये सब भी पता होना चाहिए। यूनियन क्या होता है, यूरोपियन यूनियन, यस। दिसंबर 2025 में इंडिया और न्यूजीलैंड ने कुछ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज हैज कोऑपरेशन अंडर द एफटीए हैज बीन एग्रीड अपॉन बिटवीन द टू कंट्रीज? किस में हमने एग्री किया, आयुष, ऑडियो वीडियो टूरिज्म, ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम, हॉर्टिकल्चर। अभी बड़ा फैक्चुअल सवाल है, अगर नहीं आता था अभी तक तो सीडीएस के सवाल से सीखिए कि यूपीएससी प्री में अगर यही सवाल आ जाए या इसी टाइप का सवाल आ जाए तो आप कर ले जाएंगे। क्या होगा इसका आंसर, ऑडियो वीडियो टूरिज्म नहीं है, तो इसको मैं हम सेकंड को अगर एलिमिनेट कर दें तो इसका आंसर आएगा 1, 3 एंड 4। इसका आंसर आएगा 1, 3 एंड 4। यहां तक क्लियर है, यहां तक सब समझ में आ रहा है, बढ़िया चल रहे हैं, बिल्कुल यस। नेक्स्ट फिर से गवर्नमेंट स्कीम के पूछा, अब यहां पर सीधे स्कीम के बारे में सवाल पूछा। अभी तक पूछ रहा था एक सेक्टर बताइए कौन सी स्कीम रिलेटेड है, यहां पर पीएम मित्रा स्कीम के बारे में पूछ लिया, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। पीएम मित्रा, इट्स गोल इज टू डेवलप एटलीस्ट 1 एनर्जी पार्क इन एवरी स्टेट ऑफ इंडिया। एनर्जी से सवाल पूछेगा तो न्यूक्लियर एनर्जी से पूछेगा, जिसकी वीडियो मैंने प्रेडिक्ट एंड प्रिडिक्ट सीरीज में बता रखी है, प्लीज देख लीजिएगा। प्रेडिक्ट एंड प्रिडिक्ट सीरीज की कोई भी वीडियो छोड़ना अपने एग्जामिनेशन में मार्क्स को छोड़ने के जैसा है। इट एम्स एट डेवलपिंग इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क इन इंडिया। टेक्सटाइल मित्रा, इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क, अभी कॉटन की बात हो रही है। क्या आपको सीडीएस से एक बात समझ में आ रही है कि इस बार टेक्सटाइल सेक्टर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? कमेंट सेक्शन बताइएगा, टेक्सटाइल के ऊपर यूपीएससी सीडीएस में फोकस कर रहा है क्या? प्री 2026 में टेक्सटाइल के ऊपर सवाल आ सकता है या टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर स्कीम के ऊपर सवाल आ सकता है? पीएम मित्रा स्कीम कब आई थी, इसका ईयर भी बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। क्या इसका आंसर क्या है? इसका आंसर बी है, इसका आंसर बी है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट बजटिंग। यूपीएससी अब कैलकुलेशन बेस्ड सवाल पूछता है। पिछले साल इकोनॉमी के कोर्स मैंने बताया था कि कैलकुलेशन बेस्ड सवाल पूछे जाएंगे, और उसी साल 2025 में कैलकुलेशन बेस्ड सवाल पूछ लिए गए। मेरी किस्मत अच्छी है कि मेरे मुंह से निकल गया और यूपीएससी ने कर दिया, और कोई बात नहीं, जादूगर नहीं हम। Which one of the following items comprises the major portion of the revenue expenditure? कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू रिसीट क्या होता है, रेवेन्यू कैपिटल रिसीट क्या होता है, ये सब पता होना चाहिए। गवर्नमेंट का रेवेन्यू अकाउंट, कैपिटल अकाउंट बेसिक है, सवाल पूछता है 2025-26 के बजट में कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का सबसे बड़ा पोर्शन है। गवर्नमेंट का सबसे बड़ा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का खर्चा एक ही है, उसने इतना लोन ले रखा है कि उसका इंटरेस्ट पेमेंट का भार बहुत ज्यादा है, इंटरेस्ट पेमेंट सवाल। और यूपीएससी ने पिछली बार आपको प्राइमरी डेफिसिट के ऊपर सवाल पूछा, फिस्कल डेफिसिट के ऊपर सवाल पूछा, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेफिसिट के ऊपर भी सवाल पूछता है। पढ़ के जाइएगा, सिंपल कह रहा हूं। और देखिए यूपीएससी डिफेंस सर्विसेज, डिफेंस में भी फोकस कर सकता है, ध्यान रखिएगा। यूपीएससी के एक स्कीम के ऊपर सवाल पूछा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। फसल को बीमा यानी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस की बात हो रही है, एग्रीकल्चर से बहुत सवाल पूछ रहा है यूपीएससी। इकोनॉमी में एग्रीकल्चर सवाल इस बार 2026 के प्री में पूछ सकता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रोवाइड्स रिस्क इंश्योरेंस टू फार्मर्स अगेंस्ट द क्रॉप डैमेज ड्यू टू नॉन प्रिवेंटेबल नेचुरल, ठीक है। ये रिस्क कवर करते हैं 2 लाख इन केस ऑफ डेथ ऑफ द इंश्योर्ड, या क्रॉप के फेलियर के बारे में होगा। प्रधानमंत्री
फसल बीमा योजना इंश्योर फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द एग्रीकल्चर सेक्टर। ये क्रेडिट का फ्लो नहीं है, ये तो इंश्योरेंस है यार। फसल बीमा है, इंश्योरेंस है, लोन थोड़ी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रोवाइड रिस्क कवरेज ऑफ 2 लाख रुपीज फॉर कंप्लीट डिसेबिलिटी ऑफ द इंश्योर्ड। यस, मतलब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डेट इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट बड़ा इंपॉर्टेंट, यूपीएससी मनी मार्केट के ऊपर सवाल पूछता है। फाइनेंशियल मार्केट्स दैट जनरेट प्रोसीड्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन एनवायरमेंटली सस्टेनेबल क्लाइमेट सूटेबल प्रोजेक्ट्स आर कॉल्ड एज। अगर आप क्लाइमेट सूटेबल या एनवायरमेंट सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स के लिए आप अगर पैसा मार्केट से बोरो कर रहे हैं और उसमें लगाएंगे तो वो बॉन्ड को क्या कहेंगे? ग्रीन, कार्बन, क्लाइमेट क्रेडिट बॉन्ड या सोशल इंपैक्ट बॉन्ड? उनको हम कहेंगे ग्रीन बॉन्ड। क्यों? क्योंकि अगर हम ग्रीन पर्पस के लिए लगा रहे हैं तो ऐसे बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे? ग्रीन बॉन्ड्स बोलेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए। सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स इज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ सनराइज सेक्टर्स इन इंडिया? कितनी बार मैं इकोनॉमी कोर्स में बोलता हूं सनराइज सेक्टर। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इज कंसिडर्ड एज सनराइज सेक्टर क्योंकि ये डबल डिजिट से ग्रो हो रहा है, तेजी से ग्रो हो रहा है और इसकी ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट बड़े अच्छे हैं। मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, सर्विस। आंसर आएगा फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इज अ सनराइज सेक्टर। एमएसपी के ऊपर सवाल पूछा यूपीएससी ने 2023 के सवाल में भी, 23 के पेपर में भी नाइजर से सवाल पूछा था, नाइजर सीट से एमएसपी के ऊपर सवाल पूछा था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड अ 6-year मिशन फॉर आत्मनिर्भर सेल्फ लैंड इन पल्सेस विद अ स्पेशल फोकस टू इंश्योर 100% प्रोक्योरमेंट एट एमएसपी ऑफ। किसका 100% प्रोक्योरमेंट करेंगे एमएसपी पर? उड़द, सोयाबीन, मसूर, तूर, उड़द, मसूर, मसूर, चना, तूर, मूंग, तूर, सोयाबीन। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है बी, तूर, उड़द एंड मसूर। एमएसपी के ऊपर सवाल था। और लास्ट क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमी इज अबाउट द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। यूपीएससी ने जैसे टोटल फर्टिलिटी रेट के ऊपर सवाल पूछा था यूपीएससी प्री एग्जामिनेशन में, ऐसे सीडीएस में इस बार पूछा है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में। क्या होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट? इज द एवरेज नंबर ऑफ इन्फेंट्स बोर्न इन ईयर पर 1000 डेथ्स बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 1 year। ये है, या IMR इज द नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ इन्फेंट्स अंडर 1 year ओल्ड पर 1000 लाइव बर्थ इन अ ईयर। ये 1000 के हिसाब से था, बाकी दोनों तो हो नहीं सकते हैं। 1000 में ही चेक करते हैं, डेथ नहीं चेक करते हैं, लाइव बर्थ चेक करते हैं। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा सी। सो दीज आर ऑल इकोनॉमिक क्वेश्चंस जो हमने सीडीएस से सीखे। अब इकोनॉमी करने के बाद हम हिस्ट्री पर आते हैं। हिस्ट्री के बाद हम थोड़ा साइंस एंड टेक पे चलते हैं, आईआर पे चलते हैं, लास्ट में ज्योग्राफी एनवायरनमेंट पे आते हैं क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी एनवायरनमेंट समझना, और उसको हम आराम से समझते हैं। पहले हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर थोड़ा फैक्चुअल है, इसको कवर कर लेते हैं। यूपीएससी पर्सनालिटीज पे फोकस करता है। तैयार है हिस्ट्री के लिए? एक बार कमेंट सेक्शन बोल दो जय हिंद सर। एकदम हम तैयार हैं, वी आर रेडी फॉर हिस्ट्री। एक बार कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमॉन जल्दी से बता दो, रेडी हो? एनर्जी ड्रेन तो नहीं होगा या पूरा जोश आ रहा है कि हाँ सर समझ में आ रहा है, ये थीम समझ में आ रही है, टॉपिक समझ में आ रहे हैं, करने का तरीका समझ में आ रहा है, बहुत कुछ समझ में आ रहा है। एक सेशन से बहुत लाजवाब आउटपुट आ रहा है। अगर आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन बोलिए। स्वामी विवेकानंद के बारे में सवाल पूछा। स्वामी विवेकानंद स्पीच इन द वर्ल्ड पार्लियामेंट एट द रिलीजियंस एट शिकागो इन 1893 ओपनड विद विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स? किस तरह से ओपन किया था? सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, डियर सिटीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, ब्रदर्स एंड सिस्टर ऑफ द वर्ल्ड, स्टीम्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर। किस तरह से ओपन किया था? ओपन किया था सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, अमेरिकी भाइयों और बहनों। Who among the following was called by Gandhiji as his Raj Guru in May 1915? 1915 सर अप्रॉक्स 110 years कंप्लीट हो रहे हैं। 110 साल कंप्लीट होंगे तो यूपीएससी सवाल पूछ रहा है, लेकिन थोड़ा सा सीडीएस का सवाल है और हिस्ट्री से सवाल है, थोड़ा फैक्चुअल तो पूछेगा। अगर नहीं आ रहा तो घबराइए मत, सीख के जाइए, कोई बात नहीं। ऐसा ही सवाल अगर यूपीएससी पूछ ले तब तक हमारा तो काम बन जाएगा ना यूपीएससी प्री में, बस हमारा काम बनना चाहिए। पर्सनैलिटी इससे सवाल पूछ रहा है। राजगुरु का टाइटल किसको दिया था? गोपाल कृष्ण गोखले साहब को दिया था। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी मूवमेंट के ऊपर, जिस तरह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के ऊपर सवाल पूछा गया है। स्वदेशी मूवमेंट 1905, 120 साल, 120 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं। स्वदेशी मूवमेंट के ऊपर सवाल पूछा जा सकता है, जिस तरह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का सीडीएस में सवाल था, यूपीएससी ने प्री में सवाल पूछा है। इसे स्वदेशी मूवमेंट के ऊपर सवाल है, यूपीएससी प्री में पूछ सकता है। स्वदेशी मूवमेंट has its genesis in the anti-partition movement, which was started to oppose the British decision to partition Bengal, and Aurobindo Ghosh was in favor of extending the movement to the rest of India and carrying it beyond the program of just Swadeshi and boycott to a full-fledged political mass struggle. क्या होगा इसका आंसर? दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, इसका आंसर है सी। चलिए इंस्क्रिप्शन, यूपीएससी इस बार इंस्क्रिप्शन के ऊपर फोकस करेगा।
मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप कहेंगे तो मैं इंस्क्रिप्शंस के ऊपर भी एक पूरी वीडियो ले आऊंगा। आप मुझे बस बताते जाओ, आप अपने टीचर से बस रिक्वेस्ट करते जाओ। हुक्म तो नहीं दे सकते हो, कमांड तो नहीं दे सकते हो लेकिन आप रिक्वेस्ट अगर कर सकते हो, तो रिक्वेस्ट अगर आप करेंगे, मैं आपकी रिक्वेस्ट को कभी अनदेखा नहीं करता। जो आपकी जेन्युइन डिमांड्स होती हैं और जितना मेरे हिसाब से हो पाता है, मैं फ्री में उतना करने की कोशिश करता हूं। तो अगर आप कहेंगे तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। चाहे वो मेंबरशिप में अपलोड करना है तो मेंबरशिप में सिर्फ मेंबर्स के लिए अपलोड कर दूंगा। अगर मेंबर्स कमेंट करेंगे तो मैं मेंबर्स के लिए कर दूंगा। विद रेफरेंस टू द जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन के ऊपर बात हो रही है। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन कहां का है? जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ द रुद्र दमन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द स्क्रिप्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शन इज खरोष्ठी एंड द लैंग्वेज इज प्राकृत। क्या लैंग्वेज के ऊपर सवाल पूछ रहा है? क्या प्राकृत क्लासिकल लैंग्वेज है? क्या लैंग्वेज और इंस्क्रिप्शन को मिक्स कर रहे हैं? क्या यूपीएससी थीम्स को मर्ज करता है? द इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड द रिस्टोरेशन ऑफ द रिजर्वायर कॉल्ड सुदर्शन लेक। सुदर्शन लेक बड़ा फेमस है, कई बार पूछ चुका है। इट इज एन अनडेटेड इंस्क्रिप्शन। क्या होगा भाई? इसका आंसर क्या होगा? बोलो। इसका आंसर होगा बी, सॉरी बी, टू ओनली। इसका आंसर होगा बी, टू ओनली। सिर्फ ये करेक्ट है, ये गलत है, ये भी गलत है। नेक्स्ट आते हैं लिटरेचर के ऊपर। द बोवर मनुस्क्रिप्ट इज नोन फॉर बीइंग अ वैल्यूएबल सोर्स ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इन एंशिएंट इंडिया। बोवर मनुस्क्रिप्ट, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, केमिस्ट्री। नहीं पता होगा, मुझे भी नहीं पता है, कोई बात नहीं, आज नहीं पता ना, लेकिन बोवर मनुस्क्रिप्ट आज सीडीएस में पूछा है तो हम तैयार तो करके जा सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मेडिसिन। तो कम से कम बोवर को हम मेडिसिन से एग्जामिनेशन, प्री एग्जामिनेशन कनेक्ट कर लेंगे, उतना काफी। अब मुझे भी नहीं आता, कसम से मुझे भी नहीं आता था बोवर इंस्क्रिप्शन क्या है। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज के ऊपर सवाल पूछा। Which among the following was the only Indian member to be present when the vernacular press bill came up before the legislative council? कौन सा इंडियन वहां पे था? जो टेंडर मोहन टैगोर, परली मोहन मुखर्जी, दिनशॉ पेटेट एंड दादा भाई नरोजी। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है ए। और ऐसे सवाल यूपीएससी अगर पूछेगा प्री एग्जामिनेशन में, आपसे नहीं होंगे, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिएगा, पर अगर यही सवाल पूछ ले तो कम से कम अब कर लीजिएगा चलिए, केव पेंटिंग्स आर्किटेक्चर के ऊपर सवाल पूछा है। रानी गुम्फा केव के ऊपर पूछा है। रानी गुम्फा केव ओडिशा के ऊपर पूछा है। रानी गुम्फा केव इज अ प्लेन कंटेन नो मुरल्स और स्कल्पचर्स। रानी गुम्फा केव इज टू स्टोरीड। ये तो एकदम सही लग रहा है मुझे। रानी गुम्फा केव कंसिस्ट ऑफ एन ओवल कोर्टयार्ड। 1 1 2 1 3 एंड 1 2 3। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 2 ओनली। तो इसका आंसर है 2 ओनली। बाकी ये दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। स्टोन एज के ऊपर सवाल पूछा है मेसोलिथिक पीरियड के बारे में। द मेसोलिथिक साइट ऑफ Bagor is one of the most well documented site. It is located in, तो यूपीएससी हिस्ट्री में ज्योग्राफी पूछता है लोकेशन पूछता है बेसिकली। तो बगोर कहां पर है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा या पंजाब। इसका आंसर है राजस्थान। इसका आंसर है राजस्थान। स्टोन एज के ऊपर अगेन सवाल पूछा है। एक्सटेंसिव पिट ड्वेलिंग हैव बीन आइडेंटिफाइड एट 2 न्यूलिथिक साइट। तो मेसोलिथिक से एक सवाल पूछा है, एक न्यूलिथिक से पूछा है। तो बताइए, पिकिलहल एंड मस्की, चिरांड एंड टेकलकोटा, कोडिकल एंड हल्लूर एंड बुर्जाहोम एंड गुफ कराल। क्या होगा? पिट ड्वेलिंग, एक्सटेंसिव पिट ड्वेलिंग कहां पर आइडेंटिफाई की गई है? जाहिर सी बात है बुर्जाहोम, जम्मू एंड कश्मीर में ये पिट ड्वेलिंग वहीं पर हो सकती है। तो इसका आंसर होगा बुर्जाहोम एंड गुफ कराल। इंपॉर्टेंट कल्चर से चैल्कोलिथिक आहार कल्चर हैव बीन आइडेंटिफाइड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर सिस्टम। तो आहार कल्चर को रिवर सिस्टम से कनेक्ट किया है चैल्कोलिथिक को। सरयू एंड गंगा रिवर सिस्टम, कृष्णा तुंगभद्रा रिवर सिस्टम, बनास एंड बिराज रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र एंड मेघना रिवर सिस्टम। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी, बनास एंड बिराज रिवर सिस्टम। स्टोन एज साइट के ऊपर सवाल पूछा कि कौन सी न्यूलिथिक साइट है? भीमबेटका, उतनूर, आदमगढ़ एंड बीर भानपुर। कौन सा न्यूलिथिक साइट है? इज उतनूर इज अ न्यूलिथिक साइट। उतनूर इज अ न्यूलिथिक साइट। Historical sites में which of the following during the period of 100 BC and 200 CE valuable evidence of India's maritime trade links have been identified. Which of the following sites on the Coromandel coast? Coromandel coast में जो हमने 100 BC से 200 CE के बीच में कुछ बहुत एविडेंस देखे हैं इंडिया मैरीटाइम ट्रेड लिंक्स के बारे में, वो कहां पर है? वो अरिका मेडू है। इसका आंसर क्या होगा? अरिका मेडू। Consider the following statement about the Gupta administrative system. Gupta kings assumed imperial titles such as Maharaja Dhiraja, Param Bhattaraka, and Parameshwara. The Gupta king also connected themselves with the gods through epithets such as Param Devata and Param Bhagavat. क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सी, दोनों ही करेक्ट है। जाहिर सी बात है, गुप्ता किंग के समय पर, गुप्ता साम्राज्य के समय पर ब्राह्मणिज्म बहुत पीक पर पहुंच गया था और उस ब्राह्मणिकल टेंडेंसी की वजह से महाराजा धीराजा
परमेश्वर, देवता, भगवत, इन सब के बारे में बात हो रही है। लिटरेचर, which of the following, which was the author of the book Travels called Rihla, written in Arabic, providing extremely rich and interesting details about the India? अल बरूनी, इब्न बतूता, फ्रांसकोइस बर्नियर, निजामुद्दीन अहमद। इसका आंसर क्या होगा? इसका अहमद होगा इब्न बतूता। रिहला इज रिटन बाय इब्न बतूता। इंडियन फिलोसफी सवाल, द 12th century witnesses the emergence of a new movement in Karnataka led by बसवन्ना। इस बार बसवन्ना साहब इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, यूपीएससी सीडीएस में सवाल पूछ भी रहा है। बसवन्ना साहब who was a minister in the court of the Kalchuri ruler. His followers were known as Veerasevas, Pustimargis, Avadhuts and Nathpanthis. वीराशैवा मूवमेंट बसवन्ना। प्लीज इस बार फिलोसफीज को पढ़ के जाइएगा। आप कहेंगे तो मैं फिलोसफीज के ऊपर भी एक वीडियो बता दूंगा कि भाई किस तरह से फिलोसफीज को पढ़ना चाहिए और क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो वीराशैवा इंपॉर्टेंट है, तो बसवन्ना साहब के बारे में पढ़ लीजिएगा। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के ऊपर सवाल पूछा हिस्ट्री में। सवाल देखिए, with reference to industrial revolution, consider the following statement. Industrial revolution saw the replacement of the handicrafts by the power driven machinery. Industrialized country became dependent upon the other country for the supply of raw material necessary for their industries, and large scale production started with the help of the machinery in the factories. ये तीनों ही एकदम करेक्ट लिखा है। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में यही तो होगा, और क्या होगा? इसका आंसर होगा डी 1, 2 and 3। अशोकन इंस्क्रिप्शन, which of the following pair of Ashokan inscription location correctly match? अशोकन इंस्क्रिप्शन और लोकेशन करेक्टली मैच है। इंस्क्रिप्शन पढ़ लीजिएगा, अशोकन इंस्क्रिप्शन हो या नॉर्मल इंस्क्रिप्शन हो, इंस्क्रिप्शन इस बार इंपॉर्टेंट है। जौगुड़ा कर्नाटका, बहापुर न्यू दिल्ली, रजूला मंडागिरी आंध्र प्रदेश, ये दोनों एकदम करेक्टली मैच है। लेकिन जौगुड़ा जो है वो उड़ीसा में है, कर्नाटका में नहीं है। पहला गलत है, बाकी दोनों सही है। इसका आंसर होगा 2 and 3 अशोकन इंस्क्रिप्शन। टर्म्स के ऊपर सवाल यूपीएससी पूछता है, और देखिए ऐसा टर्म अगर यूपीएससी प्री में पूछ लेता तो बड़ी दिक्कत होती। ये पूछा है औरी के बारे में, औरी के बारे में सवाल पूछा है। औरी हमको भी नहीं पता है, लेकिन सीडीएस का सवाल आपको बता के जाएगा कि औरी क्या है। विथ रेफरेंस टू इंडो रोमन ट्रेड इन एंशिएंट इंडिया, टर्म औरी परफ्यूम है, वाइन है, ब्लैक पेपर है या कॉइन है? ये कॉइन है, और ऐसा यूपीएससी ने सवाल कॉइन के ऊपर और भी पूछ रखा है। कॉइन के ऊपर एक सवाल यूपीएससी ने प्री में पूछा था कि ये क्या कॉइन है। बताइए किसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, किस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ। यूपीएससी ने पेंटिंग के ऊपर सवाल पूछा, बसोहली के ऊपर सवाल पूछा। ये बसोहली बोर्ड एंड इंटेंस स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग किस रीजन से एसोसिएटेड है? एक्चुअली ये जम्मू एंड कश्मीर से एसोसिएटेड है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। तो देखते हैं इस ऑप्शन इस क्वेश्चन को शायद यहाँ पर एलिमिनेट भी कर दिया जाए। तो ये जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है। साथ में एज ऑफ महाजनपदास के ऊपर यूपीएससी ने सवाल पूछा। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ मगध as a most powerful महाजनपद during the 6th century BC? Reasons of the productive agriculture, accessibility of the iron mines, availability of the elephants in the region. बोले क्या होगा आंसर? आंसर इज 1 and 2। एलिफेंट्स तो उनको दिए गए थे, एलिफेंट्स उतने वहां पर थी नहीं इतने, तो उनके रीजन क्या था? उनका 1 and 2 उनका मेन रीजन था। यस, तो दीज आर ऑल क्वेश्चन विद रिगार्ड्स टू हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर। मजा आ रहा है यहाँ पे। आगे चलें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। बिल्कुल बोलो सर, यस सर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी चले। सवाल यूपीएससी ने पूछा डिफेंस से। देखिए मैं कह रहा हूं आपसे, डिफेंस टेक्नोलॉजी इस बार इंपॉर्टेंट हो सकती है। यूपीएससी ने डिफेंस से सवाल पूछा। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ एंड राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी हैव साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू इन दिसंबर 2025। बताइए कौन सा करेक्ट है? MOU aims to foster collaboration in the areas of training, technology support for defense and internal security। एकदम जनरल है, उसी कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही, सही है। And RRU is an institution of eminence under the Ministry of Education, Government of India। ये मिनिस्ट्री गलत देते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नहीं है, तो ये गलत हो गया। इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए 1 ओनली। आइए अगला सवाल देखते हैं। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से, विच अमंग द फॉलोइंग जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड माइक्रो प्रोसेसर्स इन देयर हार्डवेयर टेक्नोलॉजी? माइक्रो प्रोसेसर का यूज कौन सा करते थे, किस जनरेशन में? 2nd, 3rd, 4th या 5th? इसका आंसर होगा 4th जनरेशन, तो इसका आंसर हो गया सी। यूपीएससी ने सेल के ऊपर सवाल पूछा। द सेंट्रल साइटोप्लाज्मिक रीजन ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल कंटेनिंग न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको? न्यूक्लियस, न्यूक्लियोइड या न्यूक्लियोसस या प्लास्टिड? इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। इसका आंसर होगा बी। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं? बेसिक है बायोलॉजी का, प्लीज पढ़िएगा। विच अमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द डिसीज एंड देयर टाइप्स इज नॉट करेक्टली मैच? कौन सा डिसीज और उसका टाइप नहीं मैच है करेक्टली? पोलियो क्या वायरल है, एथलीट्स फूट फंगल, डेंगू फीवर नॉन वायरल, वूपिंग कफ बैक्टीरियल? वूपिंग कफ बैक्टीरियल एकदम सही है।
ये भी सही है, पोलियो भी वायरल होता है, लेकिन डेंगू भी वायरल होता है, नॉन वायरल कब से होने लगा? तो ये गलत है, पूछा है नॉट करेक्टली मैच्ड है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी। सो दीज आर सम क्वेश्चन जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारे रिलेवेंस के हिसाब से पूछा गया। साथ में आए थोड़े मिसलेनियस टॉपिक पे ऊपर आते हैं, उसके बाद हम ज्योग्राफी एनवायरनमेंट पे चलते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी एनवायरनमेंट। यूपीएससी ने सवाल पूछा डब्ल्यूएचओ ग्लोबल समिट के बारे में। डब्ल्यूएचओ के ऊपर सवाल पूछ सकता है, और पूछा कौन सा नॉट करेक्ट है। ऐसा सवाल जब नॉट करेक्ट पूछता थोड़ा दिमाग घूमता है। पहला, द थर्ड डब्ल्यूएचओ ग्लोबल समिट ऑन द ट्रेडिशनल मेडिसिन वाज हेल्ड इन द न्यू दिल्ली इन दिसंबर 2025। ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। करेक्ट है तो पूछा है नॉट करेक्ट क्या है, तो ये इस सवाल का जवाब नहीं होगा। ये करेक्ट स्टेटमेंट है पर जवाब नहीं होगा, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा है। द थीम फॉर द 11th इंटरनेशनल योगा डे 2025 वाज योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। ये मुझे नहीं पता, आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में सर्च करके कि 11th इंटरनेशनल योगा डे 2025 का थीम क्या था। तो ये गलत दिया है, ये गलत थीम दिया है यहाँ पर, इसलिए ये आंसर होगा, इसका आंसर होगा 2 ओनली। डब्ल्यूएचओ ग्लोबल समिट की पता थीम क्या थी? डब्ल्यूएचओ की थीम क्या थी? स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल पब्लिक हेल्थ थ्रू ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो थोड़ा सा डब्ल्यूएचओ ग्लोबल समिट की जो थीम है उसको भी देख लीजिएगा। डिजास्टर डिप्लोमेसी के ऊपर सवाल पूछा है। ऑपरेशन सागर बंधु वाज लॉन्च बाय इंडिया टू प्रोवाइड सर्च एंड रेस्क्यू एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ सपोर्ट टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो हमने सागर बंधु किसके लिए चलाया था? थाईलैंड, श्रीलंका, इंडोनेशिया या वियतनाम। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा श्रीलंका। श्रीलंका के लिए हमने क्या चलाया था? ऑपरेशन सागर बंधु। सार्क के ऊपर सवाल पूछा, जिस तरह से यूपीएससी ने सीडीएस में ब्रिक्स के ऊपर सवाल पूछा था, फिर उन्होंने प्री में भी ब्रिक्स के ऊपर सवाल पूछा था 2025 में, ऐसे ही इस बार सार्क के ऊपर सवाल पूछा है, क्योंकि सार्क 1985 में रजिस्टर्ड हुआ था, बना था, एस्टेब्लिश हुआ था, और सार्क को 40 साल कंप्लीट हो रहे हैं। तो इस बार यूपीएससी सार्क से भी सवाल पूछ सकता है। यहाँ पे सवाल क्या पूछा है कि फाउंडिंग मेंबर्स कौन से हैं? तो इंडिया, नेपाल एंड मालदीव्स, दीज आर द फाउंडिंग मेंबर्स। अफगानिस्तान तो बाद में ऐड हुआ था, कब ऐड हुआ था, ईयर बता दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट, यूपीएससी बिम्स्टेक के ऊपर सवाल पूछ सकता है, यानी 2 ऑर्गेनाइजेशन यहां से लेके चलिए, 3 ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूएचओ, सार्क एंड बिम्स्टेक। बिम्स्टेक 1997 में बना था, इसको 30 साल कंप्लीट हो रहे हैं। बिम्स्टेक के ऊपर सवाल पूछा जा सकता है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। कौन सा इनकरेक्ट है? नॉट करेक्ट। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड थाईलैंड आर द मेंबर्स। पाकिस्तान इज नॉट द मेंबर ऑफ बिम्स्टेक। बे ऑफ बंगाल के उस रिम में आता भी नहीं है पाकिस्तान, नेपाल, भूटान है बल्कि, लेकिन पाकिस्तान नहीं है। तो इसका आंसर, ये नॉट करेक्ट पूछा है तो यही इसका आंसर हो गया। बाकी तीनों बिम्स्टेक के बारे में सही लिखा है। इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो ढाका में है। इंडिया इज द लीड कंट्री ऑफ इट्स सिक्योरिटी सेक्टर एंड थाईलैंड इज द लीड कंट्री ऑफ इट्स कनेक्टिविटी सेक्टर। ये तीनों स्टेटमेंट एकदम सही है बिम्स्टेक के बारे में। पहला गलत था क्योंकि पाकिस्तान मेंबर नहीं है। तो दीज आर सम रिलेवेंट टॉपिक्स फॉर प्री 2026 फ्रॉम दी सीडीएस। लास्ट आते हैं ज्योग्राफी एनवायरनमेंट के लिए। थके तो नहीं है भाई? 1 घंटा हो गया, क्या थक तो नहीं गए? 2 घंटे का एग्जाम होता है। आई होप आप ना थके हो और मेरे साथ चीजों को समझते हुए चल रहे हैं। पॉज करके आप आंसर दे रहे हैं और आंसर लिख रहे हैं। मैं स्पीड में करा रहा हूं ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो, लेकिन आप पॉज करके आप आंसर देते हुए चलिएगा। Which of the following pairs of theories about the origins of the earth and their propounders is correctly matched? Gaseous hypothesis Kant, binary star hypothesis Russell and planetesimal hypothesis चैम्बरलेन। ऐसा सवाल यूपीएससी सीडीएस में पूछ रहा है, यूपीएससी में ना पूछे तो बेहतर होगा। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी, 1 एंड 3। दूसरा गलत है, पहला और तीसरा सही मैच्ड है। आइए आगे चलते हैं। रॉक साइकिल, यूपीएससी रॉक साइकिल के ऊपर सवाल पूछ सकता है। ये बेसिक फंडामेंटल सवाल है। रिगार्डिंग द इग्नियस रॉक इज करेक्ट। When magma cools deep in the Earth's interior, it results in the formation of the fine-grained igneous rocks. Basalt is a type of intrusive igneous rock. Most of the minerals of the igneous rocks are silicates, and extrusive igneous rocks are often undergo lithification. कौन सा करेक्ट है पूछ रहा है, बताइए कौन सा करेक्ट है? Magma cools down deep in the Earth's interior, formation of fine-grained igneous rocks. Basalt is a type of intrusive igneous या extrusive. Most of the minerals of the igneous rocks are silicates. क्या ये सही है? हाँ, ये सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी। रॉक साइकिल के ऊपर सवाल अगेन अबाउट द मेटामॉर्फिक। तो इग्नियस के ऊपर पूछ लिया, इग्नियस रॉक्स के ऊपर पूछ लिया, मेटामॉर्फिक के ऊपर सवाल पूछ रहा है। ऑर्थोमेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द इग्नियस रॉक्स। Intense heating of the intruding magmas result in the metamorphism of the surrounding rocks, a process known as dynamic metamorphism. इसको हम डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म नहीं कहते हैं, इसको हम कॉन्टेक्ट मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। तो ये गलत है, ये सही है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए। वोल्केनो एंड अर्थक्वेक के ऊपर सवाल पूछा है। सवाल देखिए, which of the following consider following statement regarding the volcanic cones during volcanic eruption
acid lava cones are formed by highly viscous lava. Viscous lava have high mobility and can travel for long distance. Viscous lava जितना होगा उसकी लो मोबिलिटी होगी, उतना लॉन्ग डिस्टेंस फैल नहीं पाएगा. बसाल्टिक जो लावा होता है वो ज्यादा दूर तक फैल पाता है. तो सेकंड स्टेटमेंट गलत लिखा है. जैसे आप एलिमिनेट करेंगे आप आंसर 1 3 4 पे पहुंच जाएंगे. यानी पहला भी सही है, तीसरा भी सही है. एसिड लावा रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ द हाई कोन्स विद अ स्टीप स्लोप. हाई कोन्स बनाने के लिए उसका फैलना, तो ये आपस में क्या कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट भी कर रहे हैं. कंपोजिट कोन्स आर द हाईएस्ट वोल्केनिक कोन्स. ये सब तीनों स्टेटमेंट सही है 1 3 4. दूसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि विस्कस लावा जो होती है उनकी लो मोबिलिटी होती है और इसलिए वो कोन अच्छा खासा हाइट में बनाते हैं. मैकेनिकल वेदरिंग के ऊपर सवाल पूछा है जियोमॉर्फिक प्रोसेस में. मोर कॉम्पैक्ट एंड हाईली कंसोलिडेटेड रॉक्स आर लीस्ट अफेक्टेड बाय द फ्रीज एंड थॉ वेदरिंग. मैकेनिकल वेदरिंग, फ्रीज करिए, पानी भरे, आइस बने, थोड़ा सा चौड़ा हो, फिर पानी बने, ऐसे मैकेनिकल वेदरिंग बोलते हैं. तो बोल रहा मोर कॉम्पैक्ट एंड हाईली कंसोलिडेटेड रॉक्स आर लीस्ट अफेक्टेड, बल्कि दे आर मोर अफेक्टेड. तो ये पहला स्टेटमेंट गलत है. शैटरिंग ऑफ द रॉक्स इज मोर कॉमन इन द हॉट डेजर्ट्स. क्रिस्टलाइन रॉक्स आर ऑफन प्रोन टू एक्सफोलिएशन. तो अगर पहला गलत है तो हमको आंसर वैसे भी मिल गया 2 और 3, ये दोनों स्टेटमेंट सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन टेम्परेचर इन्वर्जन के ऊपर पूछा है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉज ऑफ द ग्राउंड सरफेस इन्वर्जन ऑफ द टेम्परेचर. ग्राउंड सरफेस इन्वर्जन इज आल्सो टर्म्ड एज रेडिएशन इन्वर्जन. एग्जिस्टेंस ऑफ द नेगेटिव लैप्स रेट रिजल्ट्स इन द सरफेस इन्वर्जन. लैप्स रेट क्या होता है, नेगेटिव लैप्स रेट क्या होता है, ऊपर जाने पे टेम्परेचर कम होता है या बढ़ता है. क्या इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए और थोड़े से कॉन्सेप्ट आप रिकॉल भी कीजिए. दोनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट हैं. इसका आंसर क्या होगा, बोथ 1 और 2. फिर आते हैं वेजिटेशन एंड स्पीसीज के ऊपर. ये थोड़ा डिफिकल्ट सवाल है. लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करने के लिए बोला कि ये फॉरेस्ट के टाइप हैं, ये स्पीसीज हैं, मैच करिए. अरे बाप रे बाप. ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट, लिटोरल स्वैम्प फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न, अल्पाइन फॉरेस्ट. अल्पाइन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न, थॉर्न में यहाँ कैल है, खैर है, सोनारेटिया है, रोजवुड है. क्या होगा, ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट रोजवुड होंगे. तो ए का तो 4 होगा. ए का 4 कहां पर है, ये दोनों गायब हो गए. अब या तो ये 4 3 2 1 है या 4 2 3 1 है. यानी चौथे का डी का 1 तो है, डी का 1 है. अब हमको लिटोरल एंड स्वयं फॉरेस्ट में खैर या ट्रॉपिकल थॉर्न में सोनारिटा. अब इसमें कौन सा होगा, इसका आंसर ए है. तो यानी बी का 3 है और सी का 2 है. इसका आंसर है ए. नेक्स्ट इज ज्योग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया के ऊपर सवाल पूछा है. नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयस के ऊपर पूछा है. करेवास फॉर्मेशन इन द कश्मीर कंसिस्ट ऑफ द थिक डिपॉजिट ऑफ द ग्लेशियल क्ले एंड अदर मटेरियल एम्बेडेड विथ मोरेन्स. वो जो आपने आइस वाला पढ़ा होगा, किस तरह से मोरेन्स बनते हैं, किस तरह से आइस मेल्ट होती है, किस तरह से आइस जब नीचे आती है पूरा का पूरा, तो किस तरह से पत्थरों को घिस घिस कर उसके कंपोनेंट को नीचे लाती है. यस, वो पैंगोंग सो एंड सोमरारी इन लद्दाख आर द फ्रेश वाटर. ये दोनों फ्रेश वाटर थोड़ी हैं, ये दोनों तो सॉल्ट वाटर लेक हैं. मैं तो गया भी हूं वहां पर, आप भी एक बार जाकर चेक कर लीजिएगा, चाहे चक्कर चेक कर लीजिएगा. सॉल्ट वाटर लेक हैं. तो ये दूसरा गलत है. दूसरा जैसे ही गलत है, आप या तो 1 होगा या तो 1 और 3 होगा. रिवर झेलम एग्जिबिट्स मियंडर इन द कश्मीर वैली. अब बताइए इसका आंसर क्या होगा. क्या मेंडरिंग करेगी, करेगी बिल्कुल. तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 1 और 3. वेदर फिनोमेना एंड डिजास्टर्स के ऊपर सवाल पूछा है. टाइप ऑफ ड्रॉट्स इन इंडिया. कितने टाइप के ड्रॉट होते हैं इंडिया में. अब मेटेरोलॉजिकल ड्रॉट अकर्स व्हेन द मीन एनुअल रेनफॉल इज लेस देन 75%. बिल्कुल इसी को मेटेरोलॉजिकल ड्रॉट बोलते हैं. एग्रीकल्चर ड्रॉट अराइज आउट ऑफ द एक्सट्रीम मॉइस्चर स्ट्रेस. ये भी ठीक. एंड सॉइल मॉइस्चर ड्रॉट इज रिलेटेड टू मेटेरोलॉजिकल ड्रॉट. ये भी ठीक है. इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए 1 2 और 3. ये तीनों ही टाइप के ड्रॉट सही लिखे हुए हैं, एकदम सही. इस बार यूपीएससी हो सकता है सॉइल पर भी फोकस करके आपसे सॉइल से सवाल पूछ ले. यहां पर यूपीएससी सीरीज में ब्लैक सॉइल से सवाल पूछते हैं कि ब्लैक सॉइल कवर्स मोस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू. मोस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू को ब्लैक सॉइल कवर करता है. ये ठीक है, मोस्ट ऑफ लिखा है तो एकदम ठीक है. ऑल्सो नोन एज रेगुड, दे आर जनरली क्लेई, डीप एंड इम्परमीबल. बिल्कुल, ये क्लेई भी होते हैं, डीप भी होते हैं, इम्परमीबल भी होते हैं. सिंस दे आर इम्परमेबल, रेन फेड क्रॉप्स डू नॉट ग्रो वेल इन द ब्लैक सॉइल. यही गलत है, बल्कि इम्परमेबल हैं, इसलिए रेन फेड क्रॉप्स आराम से ग्रो होती हैं. तो तीसरा गलत हो गया. तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो गया 1 और 2. ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर सवाल पूछा कि दिहांग को क्या बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट में. तो इसको ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं. इसका आंसर क्या होगा, ब्रह्मपुत्र रिवर. माउंटेन्स एंड पासेस में शिपकला पास इज अ हाई ऑल्टीट्यूड पास इन द हिमालयस, इज लोकेटेड इन. शिपकला पास किस वैली में है, चुंबी वैली, ब्रह्मपुत्र वैली, सतलुज वैली या तीस्ता वैली. तो सतलज वैली वहीं से हिमालयस हिमाचल से होती हुई निकलती है, वहीं पर शिपकला पास है. तो सतलुज वैली इसका राइट आंसर होगा. शिपकला एंड जलेपलाल, कई तरह के पासेस हैं, है ना. जियोमॉर्फिक प्रोसेस, बरालाचला,
ऐसी भी पासेस हमने पढ़े। यस, ड्यूरिंग द केमिकल वेदरिंग व्हेन द मिनरल्स इज फेल्डस्पार चेंजेस टू कोलिमेनाइट क्लेस द प्रोसेस इज टर्म्ड एज, इसको क्या बोलते हैं? कार्बोनेशन, चेलेशन, हाइड्रेशन या ऑक्सीडेशन? इसको बोलते हैं हाइड्रेशन। जब फेल्डस्पार चेंजेस टू कोलिनाइट, इसको हम बोलते हैं हाइड्रेशन। नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के ऊपर सवाल पूछा है यहाँ पर। रणथंभौर राजस्थान, गिर गुजरात, नंदकनन ओडिशा एंड केबुल लामजाओ अरुणाचल प्रदेश। कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? ये तीनों तो करेक्टली मैच है। केबुल लामजाओ तो कहां पर है? मणिपुर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। बस खत्म ही होने वाला है। ओशन करंट्स के ऊपर सवाल पूछा यूपीएससी ने। डिफरेंस इन द वाटर डेंसिटी इज द मेन कॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द ओशन करंट्स। डेंसिटी ऑफ द वाटर डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, सैलिनिटी एंड प्रेशर। ठीक है। As a rule, ocean water moves from the areas of the high density to areas of the low density as a current. क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा 2 and 3. Density of the water, difference in the water density is the main cause for the formation of ocean current. ऐसा नहीं है, ये पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ओशन एंड सरगासो सी के ऊपर सवाल और पूछा। सरगासो सी के ऊपर सवाल पूछा। इट इज द ओनली सी विदाउट अ लैंड बाउंड्री। सरगासो सी रिकॉर्ड्स द लोवेस्ट सैलिनिटी इन द अटलांटिक ओशन। बल्कि हाई सैलिनिटी होती है क्योंकि यहाँ पे इवेपोरेशन ज्यादा होता है, हाई सैलिनिटी होती है। तो दूसरा इनकरेक्ट है, पहला करेक्ट है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ए। और यहाँ पे टाइड्स के ऊपर सवाल पूछा है, टाइप ऑफ टाइड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो स्प्रिंग टाइड, नीप टाइड, अपोजियन टाइड्स एंड इक्विनॉक्टिलियर स्प्रिंग टाइड, इस तरह का सवाल पूछा है। इसका आंसर आप बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में क्या है। इसका आंसर है कि ये स्प्रिंग टाइड चौथे से कनेक्ट कर लीजिए, ए को 4 से कर लीजिए, बी को 1 से कर लीजिए, सी को 2 से कर लीजिए, डी को 3 से कर लीजिए, डी को 3 से कर लीजिए। तो नीप टाइड, स्प्रिंग टाइड ये होती है वेरी हाई टाइड्स कॉज व्हेन द सन मून अर्थ आर ऑलमोस्ट इन द सेम लाइन, इसको हम बोलते हैं स्प्रिंग टाइड। नीप टाइड बोलते हैं जब दे आर द लो टाइड्स कॉज व्हेन द सन अर्थ मून आर इन द पोजीशन ऑफ द क्वाड्रेचर। एंड अपोजियन टाइड्स जब बोलते हैं अकर्स व्हेन द मून इज द फारदेस्ट फ्रॉम द अर्थ। एंड इक्विनॉक्टिलियर स्प्रिंग टाइड जब बोलते हैं जब टाइड्स आर रिकरिंग एट एन इंटरवल ऑफ 6 मंथ्स। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी। पोर्ट्स के ऊपर यूपीएससी ने सवाल पूछा। यूपीएससी ने प्री में भी पूछ रखा है, सीडीएस में भी पूछा। दीनदयाल पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, वीओ चिदम्बरम पोर्ट एंड पारादीप पोर्ट। ये टाइडल पोर्ट है, लैंडलॉक्ड, आर्टिफिशियल डीप सी हार्बर। एंड पारादीप को नेचुरल शैलो वाटर पोर्ट बोला है। बोला कौन सा करेक्टली मैच्ड है? तो यहाँ पर दीनदयाल पोर्ट टाइडल है और वीओ चिदम्बरम पोर्ट आर्टिफिशियल सी डीप सी हार्बर पोर्ट है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर है 1 and 3। ग्रीन एनर्जी के ऊपर सवाल पूछा। इंडियाज ग्रीन एनर्जी टारगेट के ऊपर सवाल है। ओएनजीसी ग्रीन हैज सेट अ प्लान टू अचीव 10 गीगावाट ऑफ ग्रीन एनर्जी कैपेसिटी by 2030. ONGC Green and IIM Nagpur have signed a memorandum of understanding which aims at contributing the India's broader goal of achieving the net zero emission by 2050. क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है, दोनों ही करेक्ट है। इसका आंसर है बोथ 1 and 2। ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर सवाल यूपीएससी ने पूछा। रेफरेंस टू मन्योर एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग, वर्मी कंपोस्ट इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स। बिल्कुल। बायो फर्टिलाइजर्स, बायो पेस्टिसाइड्स आर नॉट यूज्ड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। सिंथेटिक को यूज नहीं करते हैं, बायो को तो यूज करते हैं, तो ये गलत हो गया। क्रॉप रोटेशन इज बेनिफिशियल इन कंट्रोलिंग द इंसेक्ट, पेस्ट एंड वीड, ये तो बात सही है। दूसरा गलत हो गया, तो इसका आंसर बी होना चाहिए। इसका आंसर है 1 and 3। एंड लास्ट इज अबाउट द पीवीटीजी। विच अमंग द फॉलोइंग ट्राइब्स इनहेबिट द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड? ओंगे, जारवास एंड सेंटिनलीज। ये हमने पढ़ा भी है, आपने देखा भी है, इनको आपने मूवीज में या फोटोज में भी देखा होगा। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी। ये तीनों ही पीवीटीजी हैं। पीवीटीजी के बारे में पढ़ लीजिएगा। दीज आर ऑल सीडीएस 2026 की इंपॉर्टेंट थीम्स फॉर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स फॉर यूपीएससी प्री 2026। अगर आपको ये मेहनत अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। एक यहाँ पर आजकल एक बटन आने लगती है, हाइप वाली बटन। अगर आप देखें एक हाइप की बटन होगी, हाइप भी कर सकते हैं, यानी वीडियो ज़्यादातर लोगों तक पहुँच जाए। और अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि आपके लिए आगे और क्या कर सकते हैं, और ये इस वीडियो के बारे में अपना फीडबैक भी दीजिएगा। और अगर आप यूपीएससी प्री में कुछ कठिनाइयाँ फेस कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को समझने में, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सेग्रीगेट करने में, माइंडसेट बिल्डर प्रोग्राम ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जो मेहनत मैंने की है इसका भरपूर यूज भी कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद। थैंक यू।